अध्याय 501 शैतान का कौशल सचमुच अच्छा है। अध्याय 501 शैतान का कौशल सचमुच अच्छा है। सभी डॉक्टर और नौकर अवाक रह गए। हे भगवान, यह आदमी जिसने अभी अभी एक महिला के पैरों की मालिश करने के लिए अपनी आस्तीनें चढ़ा ली थीं, क्या ये वास्तव में वह असभ्य बिग मास्टर था जिसे वे जानते थे? लू कॉर्पोरेशन का डरावना सीईओ लू टिंगजियाओ। पिछली रात से लू टिंगजियाओ के बारे में उनकी धारणा और छवि उनके दिलों में कई बार ताज़ा हुई। यहाँ तक कि लू चोंगशान और यान रुई भी अविश्वास में थे। वे विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि उनके सामने खड़ा यह आदमी वास्तव में उनका जैविक पुत्र था। इससे पहले वे केवल इतना जानते थे कि उनका बेटा इस महिला के प्रति आकर्षित था और उन्होंने कभी भी व्यक्तिगत रूप से ऐसा कोई ठोस कार्य नहीं देखा था जिससे उसके प्रति उसकी भावनाएं प्रदर्शित होती हों। अब जब उन्होंने ये सुना तो वे हैरान रह गए। यह निश्चित रूप से दूसरों की कही हुई बात या उनकी कल्पना से 100 गुना ज्यादा महत्वपूर्ण था। यह उनका अपना बेटा था, फिर भी वे उसे पहचान नहीं पा रहे थे। दरअसल जो व्यक्ति आसपास के दर्शकों से भी ज्यादा हैरान था वह खुद निंगकसी थी। उसी क्षण निंगक्षी के दिल में ऐसा लगा जैसे भगदड़ मच गई हो। शैतान, क्या आप कृपया इसे एक पायदान नीचे रख सकते हैं? यहाँ हर कोई देख रहा है। बदकिस्मती से लू टिंगजियाओ ने न तो उसके दिल की शिकायतों को समझा, न ही उसे घूरती अनगिनत निगाहों को। वह उसके सुन्न पैरों की मालिश करने पर ध्यान केंद्रित करता रहा, जो लिटिल ट्रेजर के जाग जाने के डर से काफी देर तक न हिलने डुलने का नतीजा थे। जैसे ही उसने मालिश की, निंगक्षी ने लगभग हार मान ली और अपने आसपास की निगाहों के प्रति सुन्न हो गई। वास्तव में शैतान का कौशल वास्तव में अच्छा था। मालिश वास्तव में उसे आराम दे रही थी। क्या अब सब ठीक है? लू टिंगजियाओ ने थोड़ी देर बाद धीरे से पूछा। निंगक्षी ने जल्दी से सिर हिलाया। बहुत बेहतर, उसने मन ही मन सोचा। तुम्हारे पिता मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे मैं वह रखेल हूँ जिसने एक योद्धा के दिल से खिलवाड़ किया और एक देश और उसके लोगों के लिए विपत्ति लाए। लू टिंगजियाओ ने फिर उसे कंबल से ढक दिया और उसके बिखरे बालों को धीरे से व्यवस्थित किया और लड़की के प्रति अपने प्यार का सार्वजनिक प्रदर्शन जारी रखा। इस समय पुराने निवास के सभी नौकर एक स्पष्ट निष्कर्ष पर पहुंच गए थे। वे निश्चित रूप से उसके सामने इस महिला को अपमानित नहीं कर सकते थे, चूंकि उसे इस समय एक एहसान की जरूरत थी। लू चोंगशान के बहुत गुस्से में होने के बावजूद वह लिटिल ट्रेजर की खातिर उसे रोक नहीं सका। उसने उपहास किया और गुस्से से वहां से चला गया। खुद से कहा कि अब और कुछ न देखना ही बेहतर है। जैसे ही वह गुस्से में चला गया, लू चोंगशान इसे और बर्दाश्त नहीं कर सका और यान रुई से शिकायत करने लगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई? देखो वह कैसा व्यवहार कर रहा था। एक बड़ा बूढ़ा आदमी वास्तव में एक महिला के साथ ऐसा कुछ कर रहा था और इतनी धीमी आवाज में बोल रहा था। और तो और उसने ये सबके सामने किया। कितना अनुचित! क्या उसे अपनी पहचान भी याद है? एक माँ के रूप में। भले ही यान रुई भी बहुत खुश नहीं थी, एक महिला के दृष्टिकोण से उसे लू टिंगजियाओ के कार्यों में वास्तव में कुछ भी गलत नहीं लगा। यदि आप किसी को सचमुच पसंद करते हैं तो स्वाभाविक रूप से आप अतिरिक्त देखभाल करेंगे। यान रुई जब ये सोच रही थी तो उसने बेपरवाही से लू चोंगशान की तरफ देखा। लू चोंगशान से उसकी शादी सही समय पर हुई थी। वे साथ में अच्छे लगते थे और कहा जाता था कि वे एकदम सही जोड़ीदार हैं। फिर भी वह साफ जानती थी कि इस आदमी ने उससे सिर्फ इसलिए शादी की थी क्योंकि वह सबसे उपयुक्त उम्मीदवार थी और असल में उसने उससे कभी सच्चा प्यार ही नहीं किया था। दूसरे दिन में डॉक्टर ने दोपहर और शाम को फिर से लिटिल ट्रेजर की जाँच की। रात तक लिटिल ट्रेजर का बुखार आखिरकार उतर गया था और उसकी हालत फिर से स्थिर हो गई थी। पूरे दिन और रात की उठापटक के बाद आखिरकार सभी ने राहत की सांस ली। चूंकि लिटिल ट्रेजर पहले से ही ठीक था, लू चोंगशान जो लंबे समय से अधीरता से अपना धैर्य बनाए हुए था, अंततः खुद को और अधिक रोक नहीं सका। वह लिटिल ट्रेजर के कमरे में गया और निंगक्षी से कहा, मिस निंग, इस बार लिटिल ट्रेजर की इतनी देखभाल के लिए धन्यवाद। बाद में मैं आपको घर छोड़ने के लिए ड्राइवर बुला लूंगा। अध्याय 502 नहीं, बेबी छोटा खजाना मेरा है। अध्याय 502 नहीं, बेबी छोटा खजाना मेरा है। लू चोंगशान ने तब बटलर से कहा, जिंग वू, जाओ और उसके लिए एक अच्छा उपहार तैयार करो। इन शब्दों का तात्पर्य न केवल ये था कि वह केवल एक अतिथि थी, बल्कि इसका अर्थ ये भी था कि वह किसी भी रिश्ते को पूरी तरह से समाप्त कर रही थी। ये दर्शाने का एक संकेत कि इसके बाद उन दोनों पर एक दूसरे के प्रति कोई ऋण नहीं रह गया था। नदी पार करने के बाद पुल को नष्ट कर देना, किसी ऐसी चीज को फेंक देना जो वास्तव में किसी की जान बचा सकती थी। क्या ये स्पष्ट नहीं था कि वह क्या कर रहा था? निंगक्षी को इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी कि लू चोंगशान उसके बारे में क्या सोचता है। उसे बस यही अफसोस था कि वह उस छोटे बन से फिर से अलग हो जाएगी और उसकी हड्डियों में दर्द होने लगा। उसने अनजाने में ही उस छोटे बन को और भी जोर से गले लगा लिया। वह वास्तव में नहीं चाहती थी, वह उस छोटे बच्चे से अलग नहीं होना चाहती थी। उस पल उसके दिल के किसी कोने में एक जोरदार झटका सा लगा। उसके मन में एक अजीब सा विचार आया कि उस नन्हे बन को जबरदस्ती ले जाए। निंगक्षी ने जैसे ही अपने आसपास मौजूद लोगों को देखा, उसके आसपास का माहौल एकदम से सिहर उठा। वह सबकी क्षमताओं का अंदाजा लगा सकती थी और जानती थी कि अगर वह सचमुच चाहे तो लू टिंगजियाओ के अलावा यहाँ कोई भी उसे लिटिल ट्रेजर ले जाने से नहीं रोक सकता। संभवतः निंगक्षी की भावनात्मक उथल पुथल और हवा में अचानक आई ठंडक को भांपने के कारण छोटा बच्चा जो उसकी गोद में शांति से सो रहा था, बेचैनी से भौहें चढ़ा रहा था।
निंगशी को होश आया और उसने अपने अंदर के आवेग को दबाते हुए छोटे बन की पीठ थपथपाकर उसे सांत्वना दी। रुई, जाओ लिटिल ट्रेजर को ले जाओ। लू चोंगशान ने देखा कि महिला उसके प्रस्ताव पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही थी और बिना हिले डुले खड़ी थी, इसलिए वह चिढ़ गया। यान रुई ने सिर हिलाया और निंग एक्स की गोद से लिटिल ट्रेजर को लेने ही वाला था कि लू टिंगजियाओ एक कदम आगे बढ़कर निंगशी के बिस्तर के पास पहुंच गया। उसने निंगशी को इशारा किया कि वह लिटिल ट्रेजर को उठाने दे। निंगशी, मुझे इजाजत दो। निंगशी ने अचानक हुई हलचल को भांप लिया और लू टिंगजियाओ को ध्यान से देखा। भले ही वह लू टिंगजियाओ ही था, फिर भी वह उसे वह छोटा बन देने को तैयार नहीं थी। नहीं, मैं उसे नहीं दूंगी। बेबी लिटिल ट्रेजर मेरा है। जब उसने उस लड़की को इतनी कड़ी सुरक्षा में देखा तो लू टिंगजियाओ की आंखों में एक प्यार भरी नजर दौड़ गई। उसकी नजरें मानो किनारे से आती गर्म लहरों की तरह थीं जो उसे घेर रही थीं। उसके कोमल स्वर में दिल को सुकून देने वाला भाव था। अच्छा बनो, शियाओ शी, मुझ पर भरोसा रखो। ठीक है। निंगशी ने लू टिंगजियाओ को सीधे देखा और महसूस किया कि उसकी आंखों में आंसू आ गए हैं। उसे उस पर भरोसा नहीं है। उसे किसी पर भरोसा नहीं है। क्यों? ऐसा क्यों था कि तुम भी मुझसे लिटिल ट्रेजर लूटना चाहते थे? नहीं, यह सही नहीं है। हाँ, ये लूट नहीं है। लिटिल ट्रेजर असल में उनका है, उसका नहीं, उसका नहीं। निंगशी, तुम्हें क्या हो गया है? तुम क्या कर रही हो? निंगशी ने होश में आने के लिए अपना पूरा संयम बरता। आखिरकार उसने सावधानी से छोटी बन लू टिंगजियाओ को थमा दी। उसकी नजरें भारी मन से लू पर टिकी रहीं और उसकी आंखें अनिच्छा से भरी थीं। लू टिंगजियाओ अपनी मुस्कान रोक नहीं सका क्योंकि उसने देखा कि लड़की उसे ऐसे देख रही थी जैसे वह कोई गद्दार हो। लू चोंगशान ने संतोष से सिर हिलाया। जिंगवू, जाओ और गाड़ी तैयार करो। मिस निंग, कृपया मेरे पीछे आइए। जिंगवू ने आदेश स्वीकार किया और निंगशी को अपने साथ चलने का संकेत दिया। लू टिंगजियाओ ने एक हाथ से उस छोटे बन को उठाया जो स्पष्ट रूप से गले लगने के बाद भी अस्थिर नहीं लग रहा था और अपने दूसरे हाथ से उसने निंगशी को सुरक्षात्मक तरीके से अपने पीछे ले जाने का प्रयास किया। फिर उसने अपने माता पिता की ओर ठंडेपन से देखा और शांत स्वर में कहा, पिताजी, माताजी, इस समय लिटिल ट्रेजर की देखभाल करने के लिए धन्यवाद। हाल ही में कार्यालय बहुत व्यस्त नहीं रहा है और जिंगली जल्द ही वापस आ जाएगी, इसलिए मैं अब आपको लिटिल ट्रेजर के बारे में परेशान नहीं करूंगा। जैसे ही उसने ये कहा, लू चोंगशान और यान रुई के चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। यान रुई ने तुरंत चिंतित होकर कहा, टिंगजियाओ, तुम क्या कर रहे हो? लिटिल ट्रेजर अभी ठीक हुआ है, लेकिन पूरी तरह से नहीं। तुम उसे कहाँ ले जाना चाहते हो? अध्याय 503, छोटे खजाने ने कुछ कहा। अध्याय 503, छोटे खजाने ने कुछ कहा। लू चोंगशान ने भावुक होकर अपनी छड़ी फर्श पर पटकी और गरजा, तुम कमीने, क्या कहना चाह रहे हो? तुम लिटिल ट्रेजर को ले जाना चाहते हो? मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ। लू टिंगजियाओ शांत रहा और बोला, पिताजी, लिटिल ट्रेजर आपका पोता है, लेकिन वह मेरा बेटा भी है। लू चोंगशान ने जल्दी से धमकी भरे अंदाज में कहा, मैं तुम्हारा बूढ़ा आदमी हूँ। इस औरत ने तुम्हें मोहित कर लिया है। आज लिटिल ट्रेजर को ले जाने का एकमात्र तरीका यही है कि तुम मेरी लाश के ऊपर से चलो। लू टिंगजियाओ ने जवाब दिया, अगर आपको मुझे धमकी देने के लिए अपनी जान देनी पड़े तो मुझे कुछ नहीं कहना, लेकिन मैं आज लिटिल ट्रेजर को अपने साथ ले जाने पर जोर देता हूँ। अचानक पिता पुत्र के बीच माहौल गर्मा गया। सब चुप हो गए और किसी की भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। इस समय यान रुई भी पूरी तरह से अपने पति के पक्ष में थी। टिंगजियाओ, भले ही तुम हमें लिटिल ट्रेजर की ठीक से देखभाल न करने का दोषी ठहरा रही हो, लेकिन इस बार सचमुच एक दुर्घटना हुई थी। हम लिटिल ट्रेजर के दादा दादी हैं। क्या कोई और है जो हमसे बेहतर उसका इलाज कर सके? तुम अपने जैविक माता पिता की बजाय एक ऐसी औरत पर विश्वास करना ज्यादा पसंद करोगी जिससे तुम अभी अभी मिली हो। इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। लू चोंगशान को सबसे ज्यादा अपने बेटे का उस औरत के प्रति सुरक्षात्मक व्यवहार बर्दाश्त नहीं हुआ। अब वह बेहद गुस्से में था और उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि वहाँ और भी कई लोग मौजूद थे। वह अपना आपा खो बैठा और गरजा, क्या तुम भूल गए हो कि 2 साल पहले क्या हुआ था? क्या तुम भूल गए हो कि लिटिल ट्रेजर ऐसी कैसे हो गई? ये कितना दर्दनाक सबक था। क्या एक बार काफी नहीं होता? ऐसी औरत पर यकीन करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम तो बस कर रहे हो। यान रुई ने जब देखा कि लू चोंगशान का गुस्सा बढ़ता जा रहा है तो वह जल्दी से उसे संभालने के लिए गई। टिंगजियाओ, कृपया समझो कि तुम्हारे पिता और मैं कैसा महसूस कर रहे हैं। हम बहुत डरे हुए हैं। लू टिंगजियाओ ने थोड़ा आंखें सिकोड़कर समझाने की कोशिश की। मैं समझ सकता हूँ कि तुम कैसा महसूस कर रही हो और मैं अपनी जान की कसम खाकर कहता हूँ कि ऐसा कुछ दूसरी बार नहीं होगा। वह अलग है। जब से हम मिले हैं उसके दिल में लिटिल ट्रेजर के लिए बस प्यार ही प्यार है। मुझे यकीन है कि तुम भी लिटिल ट्रेजर में आए बदलावों से वाकिफ हो जब से वह उससे मिला है। हालांकि दोनों बूढ़े लू बहुत जिद्दी थे, खासकर जब पिछली घटना का जिक्र हुआ। जब उन्होंने लू टिंगजियाओ की बातें सुनी तो वे बस कुछ सेकंड के लिए ही मान पाए, फिर अपनी जिद्दी राय पर अड़ गए। उस समय लू टिंगजियाओ ने जो भी कहा उस पर वे विचार करेंगे। बस उन्होंने लू टिंगजियाओ को उसे ले जाने नहीं दिया। लू टिंगजियाओ ने अपने चेहरे पर एक काला मुखौटा पहन रखा था। हालांकि वह ऐसा नहीं चाहता था, फिर भी वह जानता था कि लंबे समय तक तकलीफ सहने के बजाय कुछ समय के लिए तकलीफ सहना बेहतर है। वह जानता था कि इससे उन्हें तकलीफ होगी, फिर भी उसने अपनी बात कह दी। सबसे डरावनी बात यह नहीं है कि लिटिल ट्रेजर को दूसरों से तकलीफ होगी, बल्कि प्यार के नाम पर उसके सबसे करीबी लोगों से। लू चोंगशान का चेहरा तुरंत कठोर हो गया और यह सुनते ही उसका शरीर क्रोध से कांप उठा।
उसके बेटे के शब्द उसके दिल पर मानो एक बड़ी चट्टान की तरह पड़ गए। हालांकि उसने हमेशा लिटिल ट्रेजर के हित में काम किया था, क्योंकि उसे पुराने घर में सख्ती से रखा गया था, फिर भी उसे हमेशा नुकसान ही हुआ था। और कल रात वह लगभग लू टिंगजियाओ के शब्दों के बाद लिविंग रूम में सन्नाटा छा गया और बहस गतिरोध में बदल गई। अब सबसे अजीब स्थिति निंगशी की थी। वह जानती थी कि जब तक वह यहाँ है उनके बीच कई बातें हैं जो आपस में नहीं कही जा सकती। इसलिए हालांकि वह उस नन्हे खरगोश को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, फिर भी उसे पहले वहाँ से जाने और परिवार के तीनों सदस्यों के साथ ठीक से बातचीत करने के बारे में सोचना पड़ा। तेज आवाजों और हवा में तनाव के कारण लू टिंगजियाओ के कंधों पर लेटा छोटा बच्चा भौहें सिकोड़ने लगा और उसकी पलकें फड़कने लगीं। फिर उसने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। निंगशी लू टिंगजियाओ के पीछे खड़ी थी और जैसे ही छोटे बन ने अपनी आंखें खोलीं, उसने उसे देखा। क्योंकि वह छोटा बच्चा अभी अभी उठा था, उसके चेहरे पर एक बेहद प्यारी नींद सी झलक रही थी। उसने कुछ बार पलकें झपकाईं और फिर जब उसने निंगशी को देखा तो उसकी नज़रें उससे हटी ही नहीं। उसे लगा कि उसकी नज़र कमज़ोर हो गई है, इसलिए उस छोटे लड़के ने अपनी मुलायम मुठियों से अपनी आंखें रगड़ीं। फिर बिना किसी हिचकिचाहट के उसने निंगशी की ओर अपनी छोटी बाहें फैला दीं। अगले ही पल शांत हवा एक नर्म और थोड़ी कर्कश आवाज से भर गई। गले लगाओ। अध्याय 504। एक सुंदर आवाज। अध्याय 504। एक सुंदर आवाज। लिविंग रूम के उत्साहित माहौल में एक प्यारे नींद में डूबे बच्चे की अप्रत्याशित आवाज जो हर किसी के दिलों को पिघला सकती थी, एक संक्षिप्त मौन क्षण में एक क्रिस्टल क्लियर झंकार की तरह थी। लू चोंगशान के उदास चेहरे पर बस एक भावशून्य भाव था, यहाँ तक कि यान रूई ने भी अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। लू टिंगजियाओ, जो पूरे समय शांत था, भी अचानक स्तब्ध रह गया। अपने बेटे को गोद में लिए वह उसी जगह अकड़ कर खड़ा रहा। बच्चे की आवाज अभी भी उसके कानों में गूंज रही थी, और अगर उस नन्हे बच्चे की सांसों की आवाज और उसकी आंखों में उम्मीद भरी नजर न होती तो उसे लगता कि उसे कोई भ्रम हो रहा है। उसने बहुत समय से वह आवाज नहीं सुनी थी और यह बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उसे याद थी। उसने सोचा कि वह आवाज फिर कभी नहीं सुन पाएगा, क्योंकि वहां उपस्थित सभी लोग बहुत अधिक हतप्रभ थे। इसलिए कुछ देर तक किसी ने कुछ नहीं कहा और सभी की निगाहें लिटिल ट्रेजर पर टिक गईं। उनकी निगाहें भाव से भरी थीं, लेकिन कोई शब्द नहीं निकल पा रहे थे। लिटिल ट्रेजर के दादा दादी और पिता से भी ज्यादा हैरान शायद निंगशी ही थी। वह लिटिल ट्रेजर के सामने खड़ी थी, इसलिए उसने न सिर्फ उसकी बात सुनी बल्कि अपनी आंखों से उस पल को भी देखा जब नन्ही खरगोश ने बात की थी। नन्हा बन इस बात से बेखबर था कि उसकी हरकतों का सब पर क्या असर होगा, बस अपनी बाहें फैलाए रखने और बिना कुछ कहे गले लगाने की गुहार लगाने में लगा हुआ था। जब उसने देखा कि निंगशी उसे गले लगाने के लिए कोई हरकत नहीं कर रही है तो उसने मुंह बनाया और इतना उदास लग रहा था कि रोने ही वाला था। स्तब्ध निंगशी अंततः अपने होश में लौटी और लू टिंगजियाओ की बाहों से छोटे बन को गले लगाने के लिए दौड़ी। निंगशी की हरकतें एक स्विच की तरह थीं जिसने बाकी सभी को सदमे से बाहर निकाल दिया। टिंगजियाओ, लिटिल ट्रेजर, उसने अभी अभी किया। क्या लिटिल ट्रेजर ने अभी अभी बात की थी? क्या वह लिटिल ट्रेजर था? हो, यान रूई और लू चोंगशान ने एक के बाद एक प्रश्न पूछे। वे इतने भावुक थे कि उनकी आवाज भी कांप रही थी। चारों ओर डॉक्टर और नौकर भी आपस में कानाफूसी करने लगे। क्या तुम लोगों ने सुना? छोटे मास्टर बोले। हमने सुना। छोटे मालिक ने कहा, गले लगाओ। मुझे लगा कि मैंने गलत सुना है। लिटिल मास्टर ने 2 साल से बात नहीं की है। ये तो चमत्कार है। असल में क्या हुआ मुझे नहीं पता। उसने अचानक बोलना शुरू कर दिया। मैं सचमुच हैरान हूँ। जब नन्हा बन आंटी जियाओ शी की गोद में समा गया तो उसे आखिरकार संतुष्टि मिली और आसपास का शोर भी उसे प्रभावित नहीं कर सका। उसने एक हल्की सी छींक मारी, फिर आंटी जियाओ शी के सुगंधित कंधे पर सिर टिकाया और फिर से गहरी नींद में सो गया। उसने अपने एक लापरवाह शब्द से पूरे कमरे को सदमे में छोड़ दिया। ओह मिस निंग, आपने भी सुना? क्या सचमुच लिटिल ट्रेजर बोल रहा था? क्या आप उसे थोड़ा और बोलने के लिए कह सकती हैं? यान रूई ने सावधानी से पूछा। लू चोंगशान अपने पहले के क्रूर निर्देशों को पूरी तरह से भूल गया था और उसने कहा, हाँ, क्या आप कृपया कर सकते हैं? यान रूई और लू चोंगशान की गंभीर निगाहों को देखते हुए निंगशी ने छोटे बन की पीठ पर धीरे से थपथपाया और अजीब तरह से अपना गला साफ किया। लेकिन लिटिल ट्रेजर अभी सो रहा है। यान रूई और लू चोंगशान अवाक थे। क्या वह फिर सो गया? कितनी बुरी बात थी। हालांकि वे जानते थे कि वे अपने प्यारे पोते को उस पल जगा नहीं सकते थे। सबकी नजरें तुरंत लू टिंगजियाओ पर पड़ीं। लू टिंगजियाओ ने अपने बेटे की ओर जटिल भावनाओं की झलक के साथ देखा, फिर अपने गर्म हथेली से उसके सिर को हल्के से छुआ और प्यार से कहा, लिटिल ट्रेजर ने पहले भी बात की थी, लेकिन उसे जल्दी नहीं करनी चाहिए। हम उसके जागने का इंतजार करेंगे और देखेंगे। अध्याय 505। हमारा छोटा बन बहुत प्यारा है। अध्याय 505। हमारा छोटा बन बहुत प्यारा है। कोई जल्दी नहीं। वे 2 साल से इंतजार कर रहे थे और उन्हें तो लग रहा था कि अब उन्हें उसकी आवाज सुनने का मौका कभी नहीं मिलेगा। अफसोस, वे वो दिन देख पाए जब लिटिल ट्रेजर बोलेगा। उन्हें जल्दी करने की जरूरत क्यों नहीं महसूस हुई? हालांकि इस समय उनके पास इंतजार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि छोटे बन की आवाज ने जिंगवू को बाधित कर दिया था, जो आदेशों का पालन कर रहा था। उसने अंततः पूछने का साहस जुटाया, मास्टर लूडो, मुझे अभी भी कार तैयार करनी है? लू चोंगशान ने तुरंत उसे नाखुश नजरों से देखा।
किस लिए? जल्दी से रसोई में जाकर खाना बनाओ। फिर उसने अपना गला साफ किया और असहजता से निंग कसी की ओर मुड़ा। मिस निंग, आप रात के खाने के लिए क्यों नहीं रुकती? इस महिला के यहाँ रहने से वह किसी भी तरह खुश नहीं होते, लेकिन उनके सबसे प्रिय पोते ने पहली बार बात करने का फैसला किया था, अपने दादा दादी, पिता या डॉक्टरों से नहीं, बल्कि इस महिला से। हाँ, रात के खाने के लिए रुको। नहीं नहीं, जाने से पहले कुछ दिन और रुको तो कैसा रहेगा? देखो, लिटिल ट्रेजर भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहता, है ना? यान रुई भी बोली। जब निंगशी को दोनों बूढ़े लू के रवैये में अचानक बदलाव का सामना करना पड़ा तो उसने अवचेतन रूप से लू टिंगजियाओ की ओर रुख किया। लू टिंगजियाओ ने भौहें चढ़ाईं, वह फिर आसानी से हार मानने वाला नहीं था। इस बार उसे लिटिल ट्रेजर को अपने साथ ले जाना था। चूंकि वह उसका जैविक पुत्र था, लू चोंगशान समझ गया कि लू टिंगजियाओ क्या सोच रहा है, इसलिए उसने कहा, अगर तुम लिटिल ट्रेजर को अपने साथ ले जाना भी चाहते हो तो कम से कम उसके थोड़ा और ठीक होने तक इंतजार करो। इस तरह हम उसके तुम्हारे साथ जाने को लेकर ज्यादा आश्वस्त हो जाएंगे। अगर तुम लिटिल ट्रेजर को अभी ले जाओगे तो तुम जानबूझकर हमें परेशान करने की कोशिश कर रहे होगे, है ना? उसके बोलने के तरीके से लग रहा था कि जिद्दी लू चोंगशान वास्तव में समझौतावादी था। लू टिंगजियाओ की आंखों में संदेह की लहर दौड़ गई। फिर उसने निंगशी की ओर देखा और कहा, चलो पहले कमरे में वापस चलते हैं और लिटिल ट्रेजर के जागने पर बात करते हैं। लिटिल ट्रेजर ने अभी अभी कहा था। उसे डर था कि अगर वह उसी पल लिटिल ट्रेजर को ले गया तो लू चोंगशान सचमुच उसे और उनके रिश्ते को नकार देगा। ऐसे में निंगशी भी स्वाभाविक रूप से समझ गई। उसने सिर हिलाया और छोटे बन को वापस उसके कमरे में ले गई। जैसे ही निंगशी उस छोटी बन को अपने साथ कमरे में ले आए, बाहर यान रुई और लू चोंगशान अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सके। चोंगशान, चोंगशान, क्या तुमने सुना? क्या तुमने सुना? हमारा छोटा खजाना बोला। उसने सचमुच बोला। मैंने सोचा था कि हम मरते दम तक ये दिन कभी नहीं देख पाएंगे। यान रुई रोने लगी। क्या बकवास है? क्या लिटिल ट्रेजर ने पहले नहीं कहा था? मैंने पहले ही कहा था कि हमारा लू परिवार हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद से सुरक्षित है, इसलिए लिटिल ट्रेजर निश्चित रूप से ठीक हो जाएगा। अपने माता पिता को भावुक होते देख लू टिंगजियाओ ने खुद को आगे कुछ भी कहने से रोक लिया। वह उनके उत्साह को कम करने का साहस नहीं कर पा रहा था। लिटिल ट्रेजर ने बस एक ही शब्द कहा था। दरअसल उसने ये सब कम चेतना में किया था। फिर भी यह एक बड़ी सफलता थी। कमरे में निंगशी ने छोटे बन के मुलायम गालों को चूमा और वह इतनी खुश थी कि वह उड़ सकी। हाँ, मेरा छोटा बन बोला, वो बोला। मेरा छोटा बन मुझे गले लगाने दिया। उसने मुझे गले लगाने दिया। उस समय सभी लोग घबराहट से इंतजार कर रहे थे। शुक्र है नन्हे खरगोश ने दिन रात सोने के बाद पर्याप्त आराम कर लिया था। इससे पहले जागने के बाद वह बस थोड़ी देर के लिए ही सो पाया था और बहुत जल्दी वह फिर से जाग गया। जब निंगशी ने छोटे बन को आंखें खोलते देखा तो वह खुशी से फूली नहीं समाये, पर साथ ही थोड़ी दुविधा में भी थी। उसे डर था कि कहीं वह उसे डरा न दे, इसलिए उसने धीरे से पूछा, बेबी क्या तुम जाग रहे हो? निंगशी की ओर देखते ही छोटे बन ने पलकें झपकाईं। थोड़ी देर बाद उसने फिर पलकें झपकाईं और आखिरकार जब उसे पता चला कि उसके सामने वाली आंटी शियाओक्षी ही हैं, तो उसकी अंगूर जैसी आंखें मानो तारे चमक उठीं। अध्याय 506 माँ के साथ बच्चा एक रत्न है। अध्याय 506 माँ के साथ बच्चा एक रत्न है। छोटा सा बन निंगशी से लिपट गया और उसकी बाहों में थोड़ा सा हिलने लगा। वह पलकें झपकाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था और उसे घूर रहा था। डर था कि पलक झपकते ही वह गायब हो जाएगी। निंगशी ने उसे देखा और उसका दिल दुखने लगा। फिर उसने उसके दोनों गालों पर छोटे से बन को चूमा। आंटी जियाओक्षी असली हैं, आप सपना नहीं देख रहे हैं। पिताजी आंटी जियाओक्षी को आपको देखने के लिए यहाँ लाए थे क्योंकि आप बीमार थे। चुंबनों से खुश हुआ नन्हा सा बन शर्मा गया। उसके दिल की सारी असुरक्षाएं पल भर में गायब हो गईं। उसने शर्माते हुए अपने होंठ भींचे और निंगशी को एक चुंबन दिया। निंगशी ने अपने हाथों से अपना चेहरा थाम लिया। उसे बहुत खुशी और आशीर्वाद का एहसास हुआ। उसने सोचा था कि सिर्फ ऑस्कर जीतने पर ही ऐसा एहसास होता है। निंगशी ने उस नन्हे बन की हिलती आंखों को देखा, मानो बोल रही हूँ। निंगशी उसके साथ थोड़ी देर और खेलना चाहती थी। हालांकि उसे पता था कि उस समय भी बाहर बहुत से लोग बेचैनी से इंतजार कर रहे होंगे, इसलिए उसने कहा, बेबी तुम्हें भूख लगी है ना? चलो आंटी तुम्हें कुछ खाने के लिए बाहर ले आती हैं। ठीक है। छोटे बन ने आज्ञाकारी भाव से सिर हिलाया। रुको, आंटी तुम्हारे कपड़े पहन लें। निंगशी छोटे बन को उठाकर अलमारी की ओर चली गई। फिर उसके लिए कपड़े चुनने लगी। आप कौन सा पहनना चाहते हैं? छोटे बच्चे ने अलमारी की ओर देखा और अपनी छोटी छोटी उंगलियों से निंग कसी द्वारा उसके लिए खरीदे गए कार्टून स्वेटर के सेट की ओर इशारा किया। मैं भी यही सोच रहा था। निंगशी ने छोटे बच्चे को कपड़े पहनाने में मदद की और उसे बाहर ले गई। जैसे ही वे बाहर निकले, सबका ध्यान तुरंत उनकी ओर चला गया। वह छोटा लड़का जो कल रात बिना किसी उत्साह के बिस्तर पर लेटा था, अब चटक रंगों के कपड़े पहन चुका था। उसकी आंखें भी अब ज्यादा सक्रिय थीं और वह लगभग एक अलग ही इंसान लग रहा था। सभी नौकरों का एक ही विचार था, वास्तव में माँ के साथ बच्चा एक रत्न है। अपने प्यारे पोते को जागते और सुंदर और प्यारा दिखते हुए देखकर यान रुई की आंखों में आंसू आ गए। लिटिल ट्रेजर जाग गया है। जल्दी करो, रात के खाने के लिए आओ। तुमने इतने लंबे समय से कुछ नहीं खाया है, तुम भूखे होगे। लू चोंगशान ने भी उनका अभिवादन किया। वहाँ खड़े मत रहो, आओ और भोजन के लिए बैठो। खाने की मेज पर लू चोंगशान मुख्य सीट पर बैठा था और लू टिंगजियाओ उसके बाईं ओर।
पहले तो उसने लिटिल ट्रेजर को अपनी दाईं ओर बैठाना चाहा, लेकिन उस छोटे से बच्चे का सिर उससे दूर हो गया और उसने झट से निंगक्षी की गर्दन पकड़ ली, उसे जाने नहीं दिया। अंत में लू टिंगजियाओ ने निंगक्षी के बैठने के लिए अपने बगल में कुर्सी खींच ली, जबकि यान रुई और किन मुफेंग उनके सामने बैठ गए। बेशक हर कोई ये देखने के लिए उत्सुक था कि क्या लिटिल ट्रेजर अब सचमुच बोलने को तैयार है। अंततः लू चोंगशान और यान रुई इसे और दबा नहीं सके। छोटे खजाने, क्या तुम अभी भी बीमार महसूस करते हो? यान रुई ने प्यार से पूछा। लिटिल ट्रेजर का ध्यान निंगक्षी द्वारा खिलाए जा रहे दलिया पर था और उसने कोई जवाब नहीं दिया। यान रुई ने स्वाभाविक रूप से इसे दिल पर नहीं लिया, इसलिए उसने प्यार से पूछना जारी रखा। छोटे खजाने, क्या दलिया अच्छा है? तुम बीमार हो, इसलिए तुम बहुत अधिक तेल वाला खाना नहीं खा सकते। बाद में दादी तुम्हारे लिए और भी स्वादिष्ट खाना बनाएंगी। ठीक है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। दादाजी ने तुम्हारे लिए स्कूल से छुट्टी का आवेदन दे दिया है, इसलिए तुम्हें अगले कुछ दिनों तक स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। यान रुई और लू चोंगशान लिटिल ट्रेजर से बात करते रहे। हालांकि उनके सवालों पर उसकी प्रतिक्रिया थोड़ी धीमी लग रही थी। उसने बहुत ही उदासीन जवाब दिए और कुछ सुना भी नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह उसी रात अपने पुराने ढर्रे पर लौट आया हो। इससे यान रुई चिंतित हो गई। छोटे बन ने आखिरकार एक शब्द कहा था और इससे पहले कि वे पुष्टि कर पाते कि वह सचमुच बोलने को तैयार है, वह फिर से अपने पुराने ढर्रे पर कैसे लौट सकता था। अध्याय 507। छोटे खजाने से बात करवाने की कोशिश। अध्याय 507। छोटे खजाने से बात करवाने की कोशिश। टिंगजियाओ, लिटिल ट्रेजर को क्या हो गया है? उसके चेहरे पर ऐसा भाव क्यों है? यान रुई ने चिंतित होकर पूछा। वह लिटिल ट्रेजर के बोलने का इंतजार कर रही थी, लेकिन वह न सिर्फ चुप रहा बल्कि उसने कोई जवाब भी नहीं दिया। जाहिर है वह चिंतित थी। लू चोंगशान ने अप्रसन्न होकर जवाब दिया, ये कैसी भावशून्य नजर है? वह अभी अभी ठीक हुआ है। प्रतिक्रिया में देरी होना सामान्य बात है। दरअसल लू चोंगशान अपनी चिंता छिपा नहीं सका। लिटिल ट्रेजर को इतने लंबे समय से बुखार था कि शायद उसके दिमाग पर भी असर पड़ा होगा। किन मुफेग ने भौहें चढ़ाईं। वह लिटिल ट्रेजर की हालत को लेकर भी चिंतित था, क्योंकि पूरी बात में कुछ असामान्य था। निंगक्षी कुछ देर पहले ही उस छोटे बन के साथ खेल रही थी, इसलिए उसे साफ पता था कि वह ठीक है। लेकिन लू चोंगशान और यान रुई के सामने उसे थोड़ी असहजता महसूस हुई, और वह अच्छी तरह जानती थी कि कुछ भी गलत कहने पर उसे परेशानी हो सकती है। इसलिए उसने चुप रहने की कोशिश की। उसने एक अदृश्य व्यक्ति की भूमिका निभाई और अपना पूरा ध्यान उस छोटे बन को खिलाने में लगा दिया। हालांकि लू टिंगजियाओ को सबके मन में चल रही बातों का कुछ भी पता नहीं था, फिर भी वह शांत और संयमित दिख रहा था। उसने अपने बेटे की तरफ देखा, जिसे निंगक्षी आज्ञाकारी भाव से खाना खिला रही थी, और सहजता से उससे बोला, छोटे खजाना, आंटी शियाओ शी के सिर पर कुछ है। लिटिल ट्रेजर ने तुरंत अपने खाने से ब्रेक लिया और आंटी जियाओ शी के बालों की ओर देखा। फिर उसने अपने छोटे कोमल हाथों से उसमें कंघी करना शुरू कर दिया। वह उसे ढूंढ नहीं पाया और हताश होकर अपने पिता की ओर देखने लगा। वह कहाँ है? लू टिंगजियाओ ने फिर निंगक्षी को चॉपस्टिक से एक हड्डी निकाली हुई मछली दी। शायद मैंने इसे गलत देखा। सभी हैरान हो उठे। लिटिल ट्रेजर को झटका लगा। निंगक्षी शैतान के छुपे हमले की दया पर असहाय थी। लू चोंगशान और यान रुई दोनों अपने बेटे की चालाक हरकत से अवाक रह गए। किन मुफेग ने सिर्फ खांसी की। लू टिंगजियाओ के कृत्य ने उन्हें याद दिलाया कि भले ही लिटिल ट्रेजर बीमार और कमजोर था, फिर भी वह अच्छी प्रतिक्रिया दे सकता था, इसलिए सब कुछ ठीक था। वह केवल उन्हीं चीजों पर प्रतिक्रिया दे रहा था जिनमें उसकी रुचि थी। लू चोंगशान और यान रुई एक दूसरे को देखते रहे। दोनों ही इससे बहुत खुश नहीं दिख रहे थे। लिटिल ट्रेजर शायद उन्हें अनदेखा करना चाहता था, क्योंकि उन्होंने उसे जबरदस्ती अपने पास रखा था और उसे निंगक्षी से मिलने से रोक दिया था। हवा भारी होती देख किन मुफेग को लगा कि एक मनोचिकित्सक के रूप में उसे कुछ करना चाहिए। किन मुफेग ने हल्की खांसी की, फिर एक कागज निकाला और उस पर एक शब्द लिखा। उसने उसे लिटिल ट्रेजर के सामने रख दिया और उससे धीरे से पूछा, लिटिल ट्रेजर, क्या तुम ये शब्द पढ़ना जानते हो? किन मुफेग ने कागज पर शी शब्द लिखा था। शी, जैसे कि निंगक्षी। वह लिटिल ट्रेजर से बात करने की कोशिश कर रहा था। लू चोंगशान और यान रुई इस पेशेवर मनोचिकित्सक के प्रयासों से बहुत प्रभावित हुए। लू टिंगजियाओ ने ये शब्द देखा और चुप रहा। लिटिल ट्रेजर उस शब्द को घूरता रहा, जबकि सब लोग उसे देख रहे थे। जब सभी लोग घबरा रहे थे, लिटिल ट्रेजर ने किन मुफेग को मजाकिया अंदाज में देखा और फिर एक कलम से कागज पर लिख दिया, शी। फिर उसने बाड़ा हटा दिया और निंगकसी की ओर देखकर उसे भोजन जारी रखने का संकेत दिया। लिटिल ट्रेजर कितना शरारती था, लेकिन वो बहुत प्यारा था। किन मुफेग अवाक रह गया। उसे लगा कि वो होशियार है, पर जाहिर है इस बच्चे जितना होशियार नहीं। अध्याय 508। थोड़ा खजाना ले जाओ। अध्याय 508। थोड़ा खजाना ले जाओ। हालांकि किन मुफेग को छोटे बन ने मात दे दी थी, लू चोंगशान और यान रुई अब काफी बेहतर लग रहे थे। उन्हें अब इस बात की चिंता नहीं थी कि लिटिल ट्रेजर के दिमाग पर बुखार का असर तो नहीं हुआ है। वे जानते थे कि लिटिल ट्रेजर वास्तव में एक बुद्धिमान बच्चा था। उसने ऐसा जानबूझकर किया था जब उसने किन मुफेग को अजीब नजर से देखा था। ये बच्चा बिल्कुल लू टिंगजियाओ की तरह दिखता और व्यवहार करता था जब वह बच्चा था। दोनों को बात करना पसंद नहीं था, लेकिन वे वास्तव में बुद्धिमान थे। दोनों बुजुर्गों ने लिटिल ट्रेजर को प्यार और गर्व के साथ देखा, और किन मुफेग ने जो कुछ हुआ उससे आंतरिक रूप से घबराया, लेकिन कम से कम उसके बलिदान ने कुछ योगदान दिया और बच्चे की बुद्धिमत्ता को जगाया। अंत में दिन शांति से खत्म हुआ, लेकिन यह और भी बेहतर हो सकता था। उन्होंने कितनी भी कोशिश की, लिटिल ट्रेजर ने अपना मुंह पूरी तरह से बंद रखा।
निंगशी जानती थी कि रात के खाने के बाद उनके बीच कुछ चर्चा होगी, इसलिए वह लिटिल ट्रेजर को पहले कमरे में वापस ले आई। अब क्या? लिटिल ट्रेजर अभी भी बोलने से इनकार कर रहा है। यान रुई ने आह भरी और लू चोंगशान के चेहरे पर उदासी छा गई। अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए किन मुफेग ने अपनी पेशेवर राय में समझाना शुरू किया। ये समझ में आता है, लिटिल ट्रेजर अभी भी चुप है क्योंकि आघात अभी भी है। अवचेतन रूप से उसने खुद को अलगाव और आत्म सुरक्षा की स्थिति में रखा। फिर भी जब वह किसी ऐसे व्यक्ति के साथ पूरी तरह से शांत अवस्था में होता है जिस पर वह पूरी तरह से भरोसा कर सकता है, तो वह बिना किसी मार्गदर्शन के बात करेगा। और यह वैसा ही है जैसा मैंने पहले भी अनुमान लगाया था। तो आप कह रहे हैं कि लिटिल ट्रेजर को फिर से बात करने के लिए हमें इसकी जरूरत होगी? लू चोंगशान खांसी। उसने खुद को उस महिला वाक्यांश का उपयोग करने से रोका। हमें अभी भी निंगकसी की आवश्यकता होगी। किन मुफेग ने सिर हिलाया। हाँ, निंगशी यहाँ मुख्य कारक है, या अधिक सटीक रूप से कहें तो निर्णायक कारक है। दरअसल किन मुफेग ने यह बात बार बार कही थी, लेकिन लू चोंगशान बहुत जिद्दी था और उसने उसकी बात सुनने से इनकार कर दिया। इस निष्कर्ष से उनकी उम्मीदें धराशायी हो गईं, जिससे लू चोंगशान और यान रुई को थोड़ी निराशा हुई। यान रुई ने फिर आह भरी, हमने पहले भी कई डॉक्टरों को दिखाया है और उन सभी ने कहा है कि लिटिल ट्रेजर शायद कभी फिर से बोल नहीं पाएगा। कम से कम अब हमें पता है कि यह संभव है कि वह बोल सके। लू चोंगशान ने सिर हिलाया। हाँ, ये ध्यान देने योग्य बात है। फिर उसने अपने बेटे की ओर देखा जो किनारे खड़ा था। मेरे पीछे आओ। अध्ययन कक्ष में लू चोंगशान कुछ देर तक चुप रहा, मानो वह किसी महत्वपूर्ण निर्णय पर विचार कर रहा हो। कुछ क्षणों के बाद वह बोला, आप लिटिल ट्रेजर को ले जा सकते हैं। लू टिंगजियाओ को लू चोंगशान के फैसले से कोई हैरानी नहीं हुई। फिर भी उसके फैसले में आया बदलाव उसकी कल्पना से कहीं बेहतर था और उसे लिटिल ट्रेजर के बोलने की भी उम्मीद नहीं थी। मैं मानता हूँ कि लिटिल ट्रेजर के यहाँ रहते हुए मैंने उसकी ठीक से देखभाल नहीं की, यह मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन लिटिल ट्रेजर को तुम्हें सौंपने का मतलब यह नहीं है कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। अगर लिटिल ट्रेजर को तुम्हारे साथ रहते हुए कोई समस्या होती है तो मैं उसे तुरंत वापस ले लूंगा और तुम्हें इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। तुम क्या सोचते हो? लू चोंगशान ने गंभीर भाव से उससे पूछा। लू टिंगजियाओ ने सिर हिलाया, सहमत। लू चोंगशान मुड़ा और अधीरता से हाथ हिलाया, मानो अपने फैसले पर पछताने से डर रहा हो। अब तुम जा सकती हो। अध्याय 509। बढ़िया। पिता मुझे दे रहे हैं। अध्याय 509। बढ़िया। पिता मुझे दे रहे हैं। लिटिल ट्रेजर के बेडरूम में निंगशी ने छोटे बन को कसकर पकड़ रखा था और उसके मन में ऑपरेशन स्टीलिंग बन के बारे में विचार चल रहे थे। हालांकि अब उसने अपने लिए थोड़ा और समय खरीद लिया था, फिर भी अंत में उसे उस छोटे बन से अलग होना ही था। वह उस छोटे बन को लेकर अभी भाग जाना चाहती थी। जब वह तरह तरह के विचार कर रही थी, तभी एक गहरी आवाज आई। तुम किस बारे में सोच रही हो? बन चोरी, निंगशी ने बिना सोचे कहा। हाँ। आदमी हंसा। निंगशी को तब एहसास हुआ कि यह शैतान था जो उससे बात कर रहा था और उसने डर के मारे ऊपर देखा। अब सब खत्म। उसने तो उसे अपनी नाकाबिले तारीफ योजना बता दी थी। दोनों? लू टिंगजियाओ ने रहस्यमय ढंग से पूछा। निंगशी सोच रही थी कि उसका क्या मतलब है, फिर वह समझ गई और शर्मा गई। शैतान उससे पूछ रहा था कि क्या वह बड़ी और छोटी दोनों बन चुराना चाहती है। कितनी चालाक। खैर, असल में वह चाहती थी। लू टिंगजियाओ ने उसे चिढ़ाना बंद कर दिया और आदेश दिया, चलो चलें। जाओ। निंगशी का चेहरा उतर गया। अंततः जाने का समय आ गया। छोटे बन को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है और उसने निंगशी को कसकर पकड़ लिया और अपने पिता की ओर एक अलग भाव से देखने लगा। उन दोनों की गहरी निगाहों के बीच लू टिंगजियाओ ने सौम्य निगाहों से जवाब दिया, चलो साथ चलते हैं। जब तक वे दोनों एक ही गाड़ी में नहीं बैठ गए, निंगशी को यकीन ही नहीं हुआ। वह सचमुच उस नन्हे मुन्ने को गोद में लिए घर से निकल पड़ी थी। ये तो मानो सपना सच हो गया। कितनी अप्रत्याशित खुशी। ऐसा लग रहा था कि लू टिंगजियाओ ने अपने माता पिता को सफलतापूर्वक मना लिया था। निंगशी ने राहत की सांस ली। अब से नन्हा बन प्लेटिनम पैलेस में रहेगा और उसके लिए उससे मिलना आसान हो जाएगा। लेकिन अंतिम परिणाम उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक आश्चर्यजनक था। लू टिंगजियाओ ने चेंग फेंग को अपने अपार्टमेंट पर रुकने को कहा। फिर उसने दरवाजा खोला और निंगशी और छोटे बच्चे को कार से नीचे उतारा। ये है। निंगशी हक्की बक्की रह गई। लू टिंगजियाओ ने भ्रमित लड़की और अपने बेटे को देखा जो अब निंगशी से चिपके हुए थे और उसने धीरे से कहा, तुम्हें छोटे बन को चुराने की जरूरत नहीं है, मैं उसे तुम्हें दे दूंगा। हम? निंगशी अब सचमुच उलझन में थी। शैतान का क्या मतलब था? हे, वह छोटी रोटी सीधे उसे दे रहा था। ये तुम्हारा बेटा है? ऐसा कैसे हो सकता है? क्या ये सच में तुम्हारा सगा बेटा है? लेकिन आखिरकार यह उसका सपना था। अब उसे चुराने की जरूरत नहीं थी क्योंकि मालिक उसे दे रहा था। नन्हा बन भी अपने पिता की बातें सुनकर हैरान रह गया। दरअसल उसे अपने पिता द्वारा छोड़े जाने का कोई दुख नहीं था, बल्कि उसकी आंखें चमक रही थीं और वह बहुत खुश लग रहा था। वाह, पापा मुझे दे रहे हैं। जब उसने अपने बेटे की सच्ची मुस्कान देखी, जिससे स्पष्ट था कि वह अपने पिता से अलग होने के कारण दुखी नहीं था, तो लू टिंगजियाओ थोड़ा हैरान हुआ। हम बॉस, आप तो मजाक कर रहे हैं ना? निंगशी ने अविश्वास से पूछा। लू टिंगजियाओ ने अपने बेटे को गोद में उठाया और सीधे अपार्टमेंट में चला गया। वह अपनी हरकतों से साबित कर रहा था कि वह इस मामले में गंभीर है। जब वे उसके घर पहुंचे तो लू टिंगजियाओ ने निंगशी को, जो अभी भी स्तब्ध थी, याद दिलाया, दरवाजा खोलो। ओह! निंगशी ने जल्दी से अपनी चाबियां निकाली और दरवाजा खोल दिया।
लू टिंगजियाओ ने अपने बेटे को अंदर लाते ही उसे नीचे उतार दिया और उससे कहा, तुम्हें कुछ समय तक कोई काम नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं लिटिल ट्रेजर को इस समय तुम्हारे साथ रहने देता हूँ। अगर कोई जरूरी काम हो तो मुझे फोन कर देना, मैं बटलर युआन को लिटिल ट्रेजर की देखभाल के लिए भेज दूंगा। अध्याय 510। क्या आप आज रात रुक सकते हैं? अध्याय 510। क्या आप आज रात रुक सकते हैं? लू टिंगजियाओ के शब्दों ने निंगशी की चिंताएं दूर कर दी। ओह शैतान, वह तो बहुत ही प्यारा था, बहुत ही कोमल, काश वह खुद को उसके हवाले कर पाती। लिटिल ट्रेजर ने सोचा कि उसके पिता वास्तव में उसे आंटी जियाओ शी को देने जा रहे हैं। फिर उसने सुना कि वह केवल कुछ समय के लिए यहाँ रहने वाले हैं, इसलिए वह थोड़ा दुखी हुआ क्योंकि उसे धोखा महसूस हुआ। मुझे छोड़ देने के बारे में क्या ख्याल है? झूठा बाप। लू टिंगजियाओ ने अपनी भौहें उठाईं और अपने बेटे को संकेत दिया कि उसने उसे यह विकल्प दिया है कि वह आंटी शियाओ शी के साथ हमेशा रहना चाहता है या नहीं। छोटे बन ने अपना निचला होंठ चबाया और उत्साहित भाव से खुद से कहा, मैं कर सकता हूँ। पापा पर निर्भर रहना बेकार है, वह अपनी किस्मत खुद अपने हाथों में लेगा। अपने बेटे को उत्तेजित होते देख लू टिंगजियाओ ने सिर हिलाया। उसे अपने बेटे का इस तरह से उपयोग करने के लिए बिल्कुल भी दोषी महसूस नहीं हुआ। बहुत बढ़िया, पत्नी को तुरुप का पत्ता सौंप दिया गया था। निंगशी को कभी पता नहीं चला होगा कि वह शैतान के जाल में फंस गई है। उसका मन छोटे बन के साथ रहने के विचार से खुशी से भर गया। अब बहुत देर हो चुकी है, मैं विदा लेता हूँ, कृपया जल्दी आराम कर लें। लू टिंगजियाओ ने अनिच्छा से अपनी घड़ी की ओर देखा क्योंकि उसे अभी भी जाना था। निंगशी की अभिव्यक्ति बदल गई। लू टिंगजियाओ ने झुककर अपने बेटे से कहा, छोटे खजाने, मैं अब जा रहा हूँ। आंटी शियाओ शी के साथ अच्छा व्यवहार करना। ये देखकर कि लू टिंगजियाओ छोटे बन से बात करने के बाद जाने वाला था, निंगशी ने जल्दी से उसे रोका। रुको, और कुछ? लू टिंगजियाओ रुक गया। ओह ठीक है। निंगशी ने अपना सिर खुजलाया और शर्मिंदा होकर बोली, लू टिंगजियाओ, क्या तुम आज रात यहीं रुक सकती हो? लू टिंगजियाओ आश्चर्यचकित था, उसकी आंखें जल रही थीं और वह लड़की को भावुकता से देख रहा था। अगर लिटिल ट्रेजर वहां नहीं होता तो निंगशी के शब्द एक अस्पष्ट निमंत्रण की तरह लगते। हालांकि वह जानता था कि उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था, फिर भी यह बात उसे उत्तेजित करने के लिए काफी थी। निंगशी को एहसास हुआ कि ऐसा कहना उसके लिए ठीक नहीं था, इसलिए उसने जल्दी से समझाया, छोटा बन अभी अभी ठीक हुआ है और हालांकि डॉक्टर ने कहा है कि सब ठीक है, हम इस संभावना को नकार नहीं सकते कि उसे फिर से बीमारी हो सकती है। मुझे चिंता है कि कहीं कुछ हो न जाए। जब बात नन्हे खरगोश की सेहत की आई तो उसने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की, और वैसे भी पहली बार अकेले बच्चे की देखभाल कर रही थी, इसलिए वह थोड़ी घबरा गई। लू टिंगजियाओ उसकी चिंताओं को समझ गया और जब उसने लड़की की उस पर निर्भरता देखी तो उसकी आंखों में जुनून एक कोमल गर्मजोशी में बदल गया। ठीक है। निंगशी को राहत मिली, उसकी बेचैनी अब दूर हो गई थी। मैं तुम्हारे लिए बिस्तर लगा देती हूँ। गेस्ट रूम में पहले कोई नहीं रुका है और सब कुछ नया है, तो तुम अभी रुक सकती हो। तुम्हें बस बदलने के लिए कपड़े चाहिए होंगे, मैं किसी को भेजूंगा। ओह तो ठीक है। पिता यहीं रह गए, जिससे आंटी शियाओ शी के साथ अकेले रहने का उनका सपना टूट गया। छोटे बच्चे ने मन ही मन सोचा, उसका दिल टूट गया। लू टिंगजियाओ ने हल्की मुस्कान के साथ अपने बेटे का सिर सहलाया। यह मत भूलो कि हम एक गठबंधन हैं, एक साथ सहयोग करने के अलावा हम लाभ भी साझा कर रहे हैं। यहाँ कोई एकाधिकार नहीं है। लिटिल बन गुस्से में लग रहा था लेकिन वह वापस नहीं लड़ सकता था। फिर वह आंटी जियाओ शी से कुछ सांत्वना पाने के लिए लिविंग रूम में भाग गया। पिताजी मुझे फिर से परेशान कर रहे थे। अध्याय 511। खुद को और करीब आने से रोक नहीं सका। अध्याय 511। खुद को और करीब आने से रोक नहीं सका। जब उसने बड़े बन को सुला दिया तो निंगशी ने छोटे बन को सुलाना शुरू कर दिया। छोटा बन निंगशी को गाते हुए सुनना चाहता था। अंत में जब निंगशी ने कुछ गाने गाए जो उस छोटे बच्चे को पसंद थे, तब भी वह सोने का कोई इरादा न रखते हुए उसे घूरता रहा। क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही? क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें कोई कहानी सुनाऊं? निंगशी ने पूछा। छोटे बन ने अपना सिर हिलाया। निंगशी ने उसकी ठुड्डी को छुआ। तुम अब भी चाहती हो कि मैं गाना गाऊं? छोटे बन ने सिर हिलाया। मैंने अभी जो गाया वो तुम्हें पसंद नहीं आया? निंगशी ने फिर पूछा। छोटे बन ने सिर हिलाया। निंगशी समझ गई। तो मैं दूसरा गाना लगा लूं? छोटा बन लगातार सिर हिला रहा था। वह इसका इंतजार कर रहा था लेकिन साथ ही उसे निराशा होने का डर भी था। निंगशी ने सोचा, फिर गाना शुरू किया। सो जाओ मेरे प्यारे बच्चे, माँ के हाथ तुम्हें हल्के से सहलाएंगे। इस गीत पर गाना शुरू करने के बाद छोटा बच्चा खुश हो गया और उसने खुद को निंगशी की बाहों में समेट लिया और अपनी आंखें बंद कर लीं। निंगशी ने छोटे बन के सिर को सहलाया। उसे एहसास हुआ कि वह ये गाना सुनना चाहता था। जब उसने उसे पहले ये गाना सुनाया था तो वह बेहोश था, लेकिन असल में वह अभी भी सुन रहा था, इसलिए अब वह इसे सुनना चाहता था। हालांकि उस समय वह स्तब्ध था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने कौन सा गाना गाया है, इसलिए जब निंगशी ने इसे दोबारा गाया तो वह संतुष्ट हो गया। निंगशी की मधुर आवाज सुनकर छोटा बन जल्दी ही गहरी नींद में सो गया। निंगशी अभी भी चिंतित थी और जब उसने छोटे बच्चे के माथे को छूकर पुष्टि की कि उसका तापमान सामान्य है, तब जाकर उसे राहत मिली। उसने छोटे बनने के माथे को चूमा और चुपचाप बिस्तर से उठ गई। फिर वह बड़े बनने को भी देखने लगी। उसने दस्तक दी लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई।
क्या वह सो रहा होगा? लू टिंगजियाओ की जीवन शैली तो बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी। निंगशी ने संदेह में दरवाजा खोला तो उसने देखा कि लू टिंगजियाओ बिस्तर के पास की लाइट जलाकर सो रहा था और मेज पर उसका लैपटॉप चालू था। निंगशी ने उस आदमी की आंखों के नीचे बैग देखे और भौहें सिकोड़ लीं। लू टिंगजियाओ ने पहले कहा था कि वह काम में व्यस्त नहीं है, लेकिन ये सरासर झूठ था। लू जिंगली इतने लंबे समय से छुट्टियों पर बाहर थी कि लू टिंगजियाओ का काम का बोझ दोगुना हो गया होगा। फिर भी वह कल रात उसे लेने हवाई अड्डे गया, तभी लिटिल ट्रेजर को भयंकर बुखार हो गया। वह लिटिल ट्रेजर के साथ थोड़ी नींद तो ले पाई, लेकिन वह शायद पूरे दिन सो नहीं पाया होगा। निंगशी हल्के कदमों से चलकर लू टिंगजियाओ को सहारा देकर ऊपर ले आए। उसने तकिया ठीक किया और उसका कोट उतारकर उसे फिर से बिस्तर पर लिटा दिया। लू टिंगजियाओ को कंबल से ढकने के बाद उसने लाइट और लैपटॉप बंद कर दिया और जाने के लिए तैयार हो गई। लेकिन उठते ही वह मानो जम सी गई। हल्की चांदनी में उसने उस आदमी का ईश्वर प्रदत्त सुंदर चेहरा देखा। सोते हुए भी उसका चेहरा पहले जैसा ही ठंडा था। उसका चेहरा बिल्कुल सही था, फिर भी वो लोगों को दूर रखने के लिए इसी चेहरे का इस्तेमाल करता था। न जाने क्यों उसके चेहरे ने निंगशी की निगाहें अपनी ओर खींच लीं। वो नजरें हटा नहीं पा रही थी और खुद को उसके और करीब जाने से नहीं रोक पा रही थी। जब वह अपने विचारों में डूबी हुई थी तो निंगशी ने अनायास ही खुद को बिस्तर पर बैठा पाया। जब उसे होश आया तो उसके लंबे बाल उसके कंधों पर बिखरे हुए थे और वह उसके चेहरे से बस कुछ इंच की दूरी पर थी। निंगशी अपनी कल्पनाओं से जाग गई जब उसने लगभग उसे चूम लिया और जैसे कि कोई जानवर उसका पीछा कर रहा था, वह जल्दी से कमरे से भाग गई। निंगशी को यह नहीं पता था कि जब वह जा रही थी तो बिस्तर पर लेटे आदमी ने अपनी आंखें खोलीं और उसे देखा। अध्याय 512 खुद को नियंत्रित करने में असमर्थ। अध्याय 512 खुद को नियंत्रित करने में असमर्थ। बिस्तर पर लेटे आदमी ने अपनी आंखें खोलीं। उसकी आंखें साफ थीं। सोने का कोई इरादा नहीं था। वह अभी बिस्तर पर थोड़ी देर के लिए झपकी ले रहा था। जब निंगकसी ने दरवाजा खटखटाया तो उसने वास्तव में आवाज नहीं सुनी, लेकिन जब निंगकसी अंदर आए तो वह पहले से ही जाग चुका था। हालांकि किसी कारण से उसने अपनी आंखें न खोलने का फैसला किया। फिर निंगशी ने सावधानीपूर्वक उसका कोट उतारा, उसका तकिया ठीक किया और उसे कंबल से ढक दिया। यद्यपि वह जानता था कि वह केवल अपने बॉस और पर्यवेक्षक के रूप में उसकी देखभाल कर रही थी, फिर भी उसकी देखभाल में उसे गर्मजोशी और सुकून महसूस हुआ। उसकी सारी थकान एक पल में गायब हो गई। जिस समय लड़की जाने के लिए तैयार थी, उसे ये देखकर थोड़ा अजीब लगा कि उसके कदमों की आवाज गायब हो गई। वह न तो चल रही थी और न ही हिल रही थी और वह लड़की की नजरें उस पर महसूस कर सकता था। वह क्या कर रही थी, वह क्या देख रही थी? दुर्भाग्यवश अब वह अपनी आंखें नहीं खोल सकता था, इसलिए वह ऐसा अभिनय कर रहा था जैसे वह बेहोश हो और बिस्तर पर लेटा हुआ था तथा हर छोटी छोटी आवाज पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। लड़की पलंग के पास खड़ी रही और कुछ देर तक चुप रही। उसे बस घूरे जाने से घबराहट होने लगी और थोड़ी ही देर बाद उसे कपड़ों के आपस में टकराने की हल्की सी आवाज सुनाई दी। क्या निंगशी उसके करीब आ रही थी? जब वह संदेह कर रहा था तो अचानक उसे अपने कंधों पर कुछ हल्का सा महसूस हुआ। फिर उसे उस लड़की की जानी पहचानी खुशबू महसूस हुई। आखिरकार उसे एहसास हुआ कि उसके बाल ही उसके कंधों पर गिरे थे और वह इस समय अविश्वसनीय रूप से उसके करीब थी। लू टिंगजियाओ का हृदय लगभग रुक गया। उसका रक्त प्रवाह लगभग विपरीत दिशा में बहने लगा और उसके केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में बिजली की गति से प्रतिक्रिया हुई, क्योंकि उसके पेट में गर्मी का प्रवाह महसूस हुआ। वह क्या कर रही थी? लू टिंगजियाओ जितना हो सके उतना स्थिर लेटा रहा और अपनी सांस रोकने की कोशिश करता रहा। लड़की करीब आ रही थी और भी करीब। अगले ही पल जब उसने सोचा कि वह उस मिठास का स्वाद चखने जा रहा है जिसके लिए वह तरस रहा था, लड़की की खुशबू गायब हो गई और उसने कमरे से उसके तेज कदमों की आहट सुनी। लू टिंगजियाओ ने अपनी आंखें खोलीं और लगभग सोचा कि यह सिर्फ एक सपना था, लेकिन नहीं, यह कोई सपना नहीं था, ये वास्तव में घटित हुआ था। निंगशी पहले अजीब व्यवहार कर रही थी। वह उसका व्यवहार समझ नहीं पा रहा था। उसने पूरे समय अपनी आंखें बंद कर रखी थीं और उसे यकीन नहीं था कि वास्तव में क्या हुआ था, लेकिन अपने अंतर्ज्ञान से उसने अनुमान लगाया कि वह उसे चूमना चाहती थी। लेकिन आखिरी क्षण में उसने अपना मन बदल लिया। क्या वह बस ज्यादा सोच रहा था? हो सकता है कि उसके बालों में कुछ ऐसा हो जिसे निकालने में उसने उसकी मदद की हो। हाँ, लू टिंगजियाओ ने अपने माथे पर हाथ रखा और अपने शरीर के निचले हिस्से में हो रही भारी प्रतिक्रिया को देखा और उसने एक कड़वी हंसी निकाली और उसे लगा जैसे वह पागल हो रहा है। असंभव, वह उसे चूमना क्यों चाहती होगी? केवल वही इस तरह की चीजें करेगा। उसकी कल्पना और एक गैर मौजूद चुंबन के कारण उसका शरीर एक किशोर की तरह प्रतिक्रिया कर रहा था। लू टिंगजियाओ खड़ी हुई और बाथरूम में चली गई। ठंडे पानी से उसे ठंडक नहीं मिली। उसके अंदर की आग पहले से कहीं अधिक तीव्र हो गई। जियो जी, अंततः वह आदमी अब और नहीं रोक सका। उसके हाथ नीचे की ओर बढ़े और उसने पेशाब करना शुरू कर दिया। उसने कल्पना की कि अगर लड़की ने अभी उसे सचमुच चूम लिया तो क्या होगा, और उसने उन सभी को छोड़ दिया। अध्याय 513 गाजर यून क्या करने की कोशिश कर रही है? अध्याय 513 गाजर यून क्या करने की कोशिश कर रही है? निंगशी कमरे से बाहर आकर तुरंत बालकनी में भाग गई। थोड़ी हवा लेने के बाद वह थोड़ा अधिक जागृत महसूस करने लगी। हे भगवान, वासना निश्चित रूप से लोगों को परेशान करती है। वह शैतान का फायदा उठाने की कोशिश कर रही थी, जबकि वह अभी सो रहा था। ये कितना पागलपन था। शुक्र है कि अंतिम क्षण में उसे होश आ गया और उसने अपना संदिग्ध व्यवहार बंद कर दिया। इतनी स्वादिष्ट लजीज गोभी को अपने पास रखना और उसके बारे में कुछ न कर पाना बहुत खतरनाक था। कितना कष्टदायक था। जब निंगशी बालकनी में अपने किए पर पश्चाताप कर रही थी
तभी उसकी जेब में रखा फोन बज उठा। एनी से एक नया पाठ संदेश आया था। निंगशी अब पूरी तरह से तरोताजा हो चुकी थी और उसने संदेश खोलने के लिए टैप किया। एनी, भाई शी, क्या तुम अभी भी वहाँ हो? निंगशी ने तुरंत जवाब दिया। हाँ, क्या हुआ? एनी, हाँ, बॉस का मूड हाल ही में बहुत 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 खराब है। निंगशी की भौहें सिकुड़ गईं जब उसने टाइप किया। क्या हुआ? एनी के लिए बहुत शब्द का 3 बार प्रयोग करना कितना बुरा था। एनी, मुझे लगता है बॉस ने आपसे बहस की होगी, भाई शी। निंगशी को लगा कि उसे इतने स्पष्ट जवाब से ज्यादा जरूरी जानकारी मिल जाएगी, इसलिए मैसेज देखकर वह थोड़ी निराश हुई। उसने जवाब दिया, तुम बहुत ज्यादा सोचते हो, मैं तो हाल फिलहाल में उससे मिली भी नहीं, मैं उससे बहस कैसे कर सकती हूँ। संदेश भेजने के बाद निंगशी को लगा कि कुछ गड़बड़ है। ऐसा लग रहा था कि कुछ देर पहले ही उसने उस लड़के से बहस की थी। फिलाडेल्फिया में जो कुछ हुआ था उसके कारण वह क्रोधित हो गई और उसने उसे एक संदेश भेजकर डांटा और उसे बदमाश कहा। क्या उसका खराब मूड इसी वजह से हो सकता है? निंगशी जितना अधिक इसके बारे में सोचती उतना ही उसे लगता कि यह संभव है। एनी, भाई शी, तुम्हें मुझसे छिपाने की जरूरत नहीं है, मुझे पहले से ही पता है। तुम फिलाडेल्फिया में जो हुआ उसकी वजह से नाराज हो, है ना? बॉस तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रहा था, उसे भी पता चलने पर गुस्सा आया था। जो हुआ वो बॉस के हुक्म से नहीं हुआ था, किसी और के हुक्म से हुआ था। बॉस गुस्से में था और उसने उन्हें इसकी कीमत चुका दी है। निंगशी आश्चर्यचकित हो गई और जब उसने संदेश देखा तो उसे एक पल के लिए एहसास हुआ। कोई आश्चर्य नहीं कि उसे लगा कि इस घटना में कुछ अजीब था और यह उसके काम करने के तरीके से मेल नहीं खाता था। वह उस समय बहुत गुस्से में थी और इस बारे में ज्यादा नहीं सोच पाए। इसके अलावा उस आदमी का व्यक्तित्व इतना अप्रत्याशित था, एक औरत से भी ज्यादा। कौन जाने उसने अपना तरीका बदल लिया हो, कुछ भी संभव था और वह ऐसा नहीं था जिसके बारे में सामान्य बुद्धि से आसानी से अनुमान लगाया जा सके। लेकिन मुद्दा ये था कि उस घटना के बाद उसे कुछ ऐसा एहसास हुआ जो उसके साथ पहले कभी नहीं हुआ था। शायद पूरा मामला सिर्फ उसके बारे में नहीं था, बल्कि वह आदमी और लू टिंगजियाओ दोनों ही किसी और तरह से रिश्तेदार लग रहे थे। हर बार जब वह लू टिंगजियाओ का जिक्र करता तो अजीब सा व्यवहार करता, मानो उसके मन में लू टिंगजियाओ के प्रति बहुत अधिक घृणा थी। यह विचार उसे चिंतित कर रहा था, जिसके कारण उसने सेंट बर्नार्ड सिटी लौटने का जोखिम उठाया और तीसरी वरिष्ठ बहन की मदद मांगी। ठीक है, समझ गया। और कुछ? निंगशी ने जवाब दिया। एनी, एक और बात, भाई शी, तुमने मुझे अपना जासूस बनने के लिए कहा था, है ना? मैं तुम्हारा पीछा कर रही थी और हाल ही में कोई बॉस के साथ कोई गड़बड़ ढूंढ रहा था, इसलिए वह समुद्र में गया हुआ है, ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन मुझे अभी अभी एक जानकारी मिली है और वह थोड़ी चिंताजनक है। निंगशी घबरा गई। यह क्या है, एनी? मैंने अभी देखा कि बॉस ने भाई ये को एक नया मिशन दिया है। निंगशी, कौन सी क्लास? एनी, एस क्लास। निंगशी का चेहरा पीला पड़ गया जब उसने स्क्रीन पर एस क्लास शब्द देखा। यदि मिशन किसी अन्य श्रेणी का होता तो एनी इतनी चिंतित नहीं होती कि उसे तत्काल सूचित करती। धिक्कार है, उस आदमी ने कौन सा मिशन जारी किया था? यह एक एस क्लास है और उसने तांग ये को खुद भी यह काम करने दिया। क्या इसका संबंध लू टिंगजियाओ से हो सकता है? अध्याय 514, क्या मुझे प्रस्ताव रखना चाहिए? अध्याय 514, क्या मुझे प्रस्ताव रखना चाहिए? उसी समय लास वेगास के सबसे बड़े कैसीनो में मेज पर आलीशान तख्तों वाले बक्से में बही खातों के मोटे मोटे ढेर रखे हुए थे। चमड़े के सोफे पर सुनहरे फ्रेम वाला चश्मा पहने एक सज्जन बैठे थे। उस आदमी के पैर के ठीक नीचे खून का एक गड्ढा बन रहा था, जबकि एक गंजा आदमी कराह रहा था, जिससे उसके दाहिने हाथ की जगह पर खून से सना हुआ ठूंठ ढंक गया था। बाकी सब घबराए हुए थे और कमरे में मौजूद सभी लोगों की भौहों से पसीना बह रहा था। मेज पर रखा लैपटॉप अचानक अपने आप चालू हो गया और स्क्रीन पर एक लाल रंग का एस अक्षर दिखाई दिया। साथ ही एक तेज अलार्म भी बज उठा। जिस किसी ने भी वर्णमाला देखी वह भयभीत हो गया। एक एस श्रेणी मिशन, क्या कुछ गंभीर घटना घटी? यहाँ तक कि तांग ये भी चिंतित था, इसलिए उसने अपना हाथ उठाया और सभी को जाने का संकेत दिया। सभी लोग जल्दी से बाहर चले गए और तांग ये को अकेला छोड़ दिया। तांग ये ने कीबोर्ड पर एक बटन दबाया और स्क्रीन पर एक दृश्य प्रकट हुआ। स्पीकर के माध्यम से लहरों की आवाज गर्जना के साथ आ रही थी और तारों से भरे उज्ज्वल रात्रि आकाश के सामने चांदनी के नीचे लकड़ी के डेक पर एक अंधेरा सा छाया चित्र दिखाई दे रहा था। तांग ये चिंतित दिखी और पूछा, शैतान, क्या हुआ? संगठन के मिशनों को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था, ए, बी, सी और डी। जिन मिशनों को महत्वपूर्ण माना गया उन्हें ए श्रेणी से आगे निकल दिया गया और उन्हें एस श्रेणी मिशन का दर्जा दिया गया। आखिरी बार जब उसने एस श्रेणी का मिशन लिया था वह 3 साल पहले था और वह लगभग पूरी तरह से नष्ट हो गया था, इसलिए तांग ये की चिंता पूरी तरह से सामान्य थी। स्क्रीन पर छायाचित्र तारों से भरे आकाश को देख रहा था। उसका एक पैर कुर्सी पर टिका हुआ था और एक हाथ उसके सिर के ऊपर से लापरवाही से लहरा रहा था। फिर उसने घबराई हुई तांग ये को जवाब दिया, हाँ, क्या मैं सचमुच औरतों को पटाने में अच्छा नहीं हूँ? तांग ये अवाक रह गया। इतने हंगामे और किसी बुरी खबर की मानसिक तैयारी के बाद उसे एक बेतुका सवाल मिला। तांग ये का चेहरा उतर गया। तुम मुझसे सिर्फ यही पूछने के लिए संपर्क कर रहे हो? बिल्कुल नहीं। उस आदमी ने उसे घमंड से देखा, फिर उसे याद दिलाया, हाँ, तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। हालांकि वह उस आदमी के बेतुके स्वभाव का आदी था, फिर भी तांग ये नाराज था। उसने गहरी सांस ली और खुद को शांत किया, फिर आह भरते हुए बोला, हाँ, जैसी कि आपसे उम्मीद थी। केवल आप ही मुझे सच बताएंगे,
आदमी ने आह भरी और फिर पूछा, क्या आपको लगता है कि मुझे उसके सामने प्रस्ताव रखना चाहिए क्या? तांग ये के घुटने लगभग झुक गए। प्रपोज करो, इस आदमी ने ठीक से सोचा भी था। मैं तो बहुत प्रतिभाशाली हूँ। उस आदमी ने तांग ये के जवाब का इंतजार किए बिना ही खुद को जवाब दे दिया। तांग ये ने झुंझलाहट में अपनी भौहों के बीच की जगह भींच ली। शैतान, मैं तुम्हें फिर याद दिला दूं, अभी हालात ठीक नहीं लग रहे। तुम जिस इलाके में हो उसे छोड़ नहीं सकते, कम से कम अगले 1 महीने तक तो नहीं। बेशक, मुझे पता है तुम मेरी तरफ से जाओगे, आदमी ने तथ्यात्मक रूप से कहा। तांग ये ऊपर से तो शांत दिख रहा था, लेकिन असल में वह निराश था। उसने धीरे से और साफ शब्दों में कहा, तो तुम्हारा तथाकथित एस क्लास मिशन मेरी छोटी बहन को प्रपोज करने में मदद करना है। अध्याय 515, पहला आलिंगन। अध्याय 515, पहला आलिंगन। यह सही है, आदमी ने पुष्टि की। तांग ये ने फिर से अपनी भौहों के बीच की जगह को भींचा और गहरी सांस लेते हुए अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश की। थोड़ी देर बाद उसने हिम्मत करके स्क्रीन पर दिख रहे आदमी से ठंडे स्वर में कहा, मुझे माफ करना, मैं इस मिशन को अस्वीकार करता हूँ। उसे ये देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि स्क्रीन पर दिख रहा आदमी रिजेक्ट होने पर नाराज नहीं हुआ, बल्कि उसने दोस्ताना अंदाज में कहा, ओह ठीक है, मुझे लगता है मुझे खुद ही जाना होगा। बिल्कुल नहीं। तांग ये ने अपनी झुंझलाहट को दबाने की कोशिश की और हार मानने से पहले मन ही मन किसी को मारने का नाटक कई 100 बार किया। ठीक है, मैं चलता हूँ। देख पर वह आदमी खड़ा हुआ और अपनी उंगलियों से अपने माथे पर फैले बालों को साफ किया। उसकी शैतानी मुस्कान अंधेरे में चमक रही थी जब उसने कहा, असफलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी, आप ये जानते हैं। चलो छोड़ो। तांग ये गुर्राया, वह इस मूर्खतापूर्ण काम की बजाय असली एस क्लास मिशन पर जाना पसंद करेगा। हा हा हा। तांग ये को पागल बनाने के बाद वह पूरी तरह से सफल लग रहा था। उसने दिल खोलकर हंसते हुए तिरछी आंखों से उससे कहा, अगर तुम सफल हो तो उसे वापस ले आओ, अगर नहीं तो उसे मेरा संदेश भेज दो। तांग ये अवाक रह गया। उसे यह विश्वास कहाँ से आया कि उसके पास भी कोई मौका है। ऐसा नहीं था कि उसे उस आदमी की लड़कियों को रिझाने की क्षमता पर संदेह था, बल्कि उसे उसके बेहद खराब भावनात्मक स्तर पर संदेह था। दुर्भाग्य से तांग यी को पता था कि एक बार किसी बात पर निर्णय लेने के बाद वह आदमी अपना मन नहीं बदलेगा और यदि आदेशों का पालन नहीं किया गया तो वह सचमुच अकेले ही बाहर निकल जाएगा। फिर परिणाम भयानक हो सकते हैं। बालकनी पर कुछ देर गंभीरता से सोचने के बाद निंग शी शांत हो गई। वो हर बात लू टिंगजियाओ से क्यों जोड़ रही थी? आखिरकार ये एक एस रैंक मिशन था तो कोई अंदरूनी बात ही होगी। इसके बाद वह बिस्तर पर वापस चली गई और सोने की तैयारी करने लगी, लेकिन उसकी दाहिनी आंख फड़कती रही। क्या दाहिनी आंख से कोई आपदा आने वाली है? जैसे ही उसने इसके बारे में सोचा, उसकी बाईं आंख भी फड़कने लगी। बाईं आंख, क्या वह आशीर्वाद था? उफ, दोनों आंखें एक साथ फड़क रही थीं। तो कौन सी थी? अगली सुबह निंग शी सुबह जल्दी उठकर नाश्ता बनाने लगी। उसने सादा सीफूड दलिया, दिल के आकार के अंडे और कुछ अचार बनाए। उसका नाश्ता बहुत स्वादिष्ट लग रहा था। जब वह मेज सजा रही थी तो उसे अपनी पिंडली पर एक हल्की सी चोट महसूस हुई। छोटा बच्चा जाग गया था। तुम उठ गई, जाओ और नहा धो लो। उसके सारे कपड़े और व्यक्तिगत देखभाल की चीजें पिछली रात ही भेज दी गई थीं, इसलिए उसे किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। छोटे बच्चे ने अपना सिर हिलाया और अपनी बाहें फैला दी, जिससे संकेत मिला कि वह पहले गले लगना चाहता है। बेशक निंग शी ने उसे अस्वीकार नहीं किया और एक प्रेमपूर्ण मुस्कान के साथ उसका अनुरोध पूरा कर दिया। जब वे इधर उधर खेल रहे थे तभी कदमों की आहट ने उन्हें रोक दिया। लू टिंगजियाओ जाग रही थी। ये पहली बार नहीं था जब उसने लू टिंगजियाओ का बिस्तर पर पड़ा हुआ रूप देखा था जो अभी अभी जागा था, लेकिन आज वह थोड़ा अलग लग रहा था। उसकी आंखों में एक जंगली नजर थी। लू टिंगजियाओ उसे एक सौम्य निगाह से देखता था, कुछ एक शाकाहारी की तरह, लेकिन अब ऐसा लग रहा था जैसे उसका मुखौटा उतर गया हो, मानो शैतान पर लगी मुहर धीरे धीरे हटाई जा रही हो। निंग शी को कल रात जो कुछ भी करने को हुआ था उसके लिए उसे अपराध बोध हुआ, इसलिए उसने अपनी नजरें उससे हटा ली और हल्के से खांसी, मालिक आप जाग गए, नहा धो लो और नाश्ता जल्द ही तैयार हो जाएगा। लू टिंगजियाओ ने खुद को शांत किया और अपनी सामान्य अवस्था में लौट आया। अध्याय 516, पिता पुत्र गठबंधन। अध्याय 516, पिता पुत्र गठबंधन। निंग शी ने भोजन से पहले छोटे बन का तापमान मापा और ये देखकर राहत महसूस की कि तापमान सामान्य था। छोटे बच्चे का न बोलना उसकी सबसे छोटी चिंता थी। निंग शी के लिए सबसे जरूरी चीज थी नन्हे बन का स्वास्थ्य। बेशक वह उसे जल्दी बोलते हुए सुनना चाहती थी, लेकिन वह उसे कोई भी ऐसा काम करने के लिए मजबूर नहीं करती थी जो उसे पसंद न हो। वह जब चाहे तब बोलेगा। नाश्ते के बाद निंग शी को कुछ याद आया। मैं तो भूल ही गई थी, मैं तुम्हारे लिए कुछ तोहफे लाई थी। प्रस्तुत करता है। छोटे बन की आंखें खुशी से चमक रही थीं। निंग शी अपने कमरे में वापस गई और 2 आसमानी नीले रंग के बैग निकाले, एक छोटे बन के लिए और एक बड़े बन के लिए। लू टिंगजियाओ ने उसके लिए बैग लिया और आश्चर्य से कहा, मुझे भी एक मिलेगा? बिल्कुल, शैतान का उपहार सबसे महंगा था। लू टिंगजियाओ ने बैग खोला और अंदर एक सूट देखा, फिर उसने अपने बेटे के बैग में झांका। उसमें एक बच्चे के साइज का सूट था जो बिल्कुल उसके अपने सूट जैसा लग रहा था। निंग शी को शायद उन्हें एक जैसे कपड़े पहने हुए देखना अच्छा लगता था, लेकिन सूट के अलावा बैगों में कुछ और भी अलग था। निंग शी ने उस छोटे बन के लिए एक रोएदार खिलौना भालू खरीदा जिसे वह अपने बैग में लगा सके और लू टिंगजियाओ को एक टाई पिन मिली। कैसा है? ठीक है, क्या तुम्हें ये पसंद है?
निंग शी ने घबराकर पूछा। छोटा बन दौड़कर अपने कमरे में गया और अपना बैग निकाला। उसने उसे निंग शी को दे दिया और बिना कुछ कहे उससे अनुरोध किया कि वह उस पर भालू को बिठाने में उसकी मदद करे। लू टिंगजियाओ ने पूछा, क्या आप चाहेंगे कि मैं इसे आपके लिए पहन लूं? निंग शी ने जब उसका प्रस्ताव सुना तो वह बहुत खुश हुई और उसने सिर हिलाकर कहा, हाँ, कृपया। छोटे बच्चे ने भी जल्दी से अपना सूट उठाया और कपड़े बदलने चला गया। निंग शी ने अपनी थोड़ी को अपने हाथों की हथेलियों में पकड़ लिया और उत्सुकता से उनका इंतजार करने लगी। वह थोड़ी चिंतित भी थी क्योंकि इस बार उसने जो रंग चुना था वह शायद शैतान की सीमा को चुनौती दे रहा था। पिछली बार उसने नीलम नीला रंग चुना था और इस बार वह लाल था। उसने शर्त लगाई कि शैतान ने अपने जीवन में पहले कभी लाल रंग का कुछ नहीं पहना होगा। बेशक यह कोई बहुत ज्यादा चटक लाल रंग नहीं था, बल्कि यह एक विशिष्ट मैरून रंग था। वह सचमुच आश्चर्यचकित हो गई जब शैतान ने कहा कि जब वह इसे देखेगा तो इसे पहन लेगा, क्योंकि उसे डर था कि वह इसे पहनने की कोशिश भी नहीं करेगा। कुछ देर इंतजार के बाद दोनों लगभग एक ही समय पर बाहर आए। बड़े बन और छोटे बन को एक साथ देखकर निंग शी हक्की बक्की रह गई। वे बहुत सुंदर लग रहे थे। वे इतने आकर्षक कैसे हो सकते हैं? उसने उम्मीद नहीं की थी कि शैतान लाल रंग में इतना कूल लगेगा। शैतान से जैसी उम्मीद थी उसने वैसा ही किया, और क्योंकि उसने पहले कभी शैतान को लाल कपड़े पहने नहीं देखा था इसलिए वह बहुत उत्साहित महसूस कर रही थी। कैसा है? लू टिंगजियाओ ने प्रश्नवाचक मुद्रा में अपनी भौहें उठाईं। हालांकि वह पहले से ही जानता था कि लड़की के हाव भाव देखकर वह क्या सोच रही होगी। उसने वास्तव में अपने जीवन में पहले कभी ऐसा रंग नहीं पहना था, लेकिन चूंकि यह उसकी ओर से एक उपहार था इसलिए उसने बिना कुछ सोचे समझे इसे पहन लिया। जब तक पत्नी उसे चुनती है वह उसकी पसंद का कुछ भी पहन लेगा। बहुत बढ़िया। निंग शी उनकी स्मार्ट ड्रेसिंग से प्रभावित हुई। लू टिंगजियाओ का सूट 3 पीस था जिसमें बनियान और कोट था, जबकि छोटे बन के पैंट में ब्रेसेस लगे थे और बो टाई भी थी। दोनों ही वाकई शोस्टॉपर लग रहे थे। अध्याय 517 लिटिल मास्टर बहुत सुंदर, बहुत प्यारा है। अध्याय 517 लिटिल मास्टर बहुत सुंदर, बहुत प्यारा है। निंग शी को होश आया और उसे एहसास हुआ कि काफी देर हो चुकी है। लू टिंगजियाओ, तुम्हें काम के लिए लगभग देर हो गई है ना? अभी तो बहुत जल्दी है। क्या तुम गोंग शांगजे के लिए कोई जगह नहीं ढूंढोगी? ये कुछ जगहें हैं जिन्हें मैंने देखा है। ये रही तुम्हारी जानकारी के लिए। लू टिंगजियाओ ने उसे एक फाइल फोल्डर दिया। ये तो बहुत तेज है। निंग शी शैतान की कुशलता देखकर आश्चर्यचकित थी। इसमें ज्यादा समय नहीं लगता। वह हमेशा उसकी प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर थी। बेशक वह जल्दी ही काम पूरा कर लेता था। बहुत बहुत धन्यवाद। निंग शी को तब राहत महसूस हुई जब उसने विभिन्न क्षेत्रों के विश्लेषण और तुलना वाली फाइल देखी। फिर उसने छोटे बन पर एक नजर डाली और थोड़ा असहज महसूस किया। उफ, मैं आज घर ढूंढने जा रही हूँ, तो ये छोटा बन क्या करेगा? अगर मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ तो कोई बात नहीं, पर आज मुझे बहुत सारी जगहों पर जाना है और उसके लिए मेरा पीछा करना मुश्किल होगा। उसकी योजनाएं सुनने के बाद छोटे बच्चे को लगा कि वह परित्यक्त है। मुझे बटलर युआन को बुलाने दो, लू टिंगजियाओ ने कहा। छोटे बन ने अपने पिता को घूरा और निंग शी का हाथ कसकर पकड़ लिया। नहीं, निंग शी हिचकिचाई। अगर कोई उस छोटे बन की देखभाल भी करता तो भी उसे बुरा लगता, क्योंकि उसे छोड़ना पड़ा था। लू टिंगजियाओ ने उसकी चिंताओं को समझा। फिर उसने अपना फोन नीचे रख दिया और कहा, वैकल्पिक रूप से मैं उसे अपने कार्यालय में ले आऊंगा, फिर आप काम खत्म होने के बाद आकर उसे ले जा सकते हैं। अगर छोटा बन अपने पिता के पीछे पीछे चले तो उसे बहुत आराम मिलेगा। निंग शी फिर नीचे बैठी और छोटे बन से धीरे से बोली, छोटे खजाने, मुझे बहुत दुख है कि मैं आज व्यस्त हूँ। क्या तुम यहीं इंतजार करना चाहोगे या पहले अपने पिता के साथ ऑफिस जाना चाहोगे? वह कोई चुनाव नहीं करना चाहता था। वह बस आंटी जियाओ शी के साथ रहना चाहता था। उसे थकान का डर नहीं था, पर उसे आंटी जियाओ शी को परेशान करने का डर था। उसे डर था कि आंटी जियाओ शी उसकी देखभाल करते करते थक जाएंगी। छोटा बन थोड़ी देर तक संघर्ष करता रहा। फिर उसने अनिच्छा से अपने पिता की ओर देखा और अपने पिता के साथ कार्यालय जाने का निर्णय लिया। फिर वह पिता के लिए आंटी शियाओ शी के साथ रहने के अधिक अवसर पैदा कर सकता था। वह ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहता था, लेकिन ठीक है, वह अपने पिता के साथ गठबंधन कर सकता था क्योंकि उसे लंबे समय तक आंटी शियाओ शी के साथ रहने के लिए अपने पिता की मदद की आवश्यकता होगी। लू टिंगजियाओ अपने बेटे के फैसले से संतुष्ट थे। यह उनके बेटे से अपेक्षित था। निंग शी को उनके बीच हो रही बातचीत का पता ही नहीं चला और उसने उस छोटे बन को कसकर गले लगा लिया। आज तुम बहुत प्यारे हो। खाना खत्म होने के बाद मैं तुम्हें ले जाऊंगी। उसके बाद वे अपने अपने रास्ते चले गए। लू कॉर्पोरेशन कार्यालय टावर पर जैसे ही लू टिंगजियाओ ने छोटे बन का हाथ पकड़ा और कार से बाहर निकली, सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। सारी सुर्खियां उस छोटे लड़के पर केंद्रित थीं जिसे लू टिंगजियाओ लाया था। उसके चेहरे को देखकर ही उन्हें तुरंत पता चल गया कि यह कोई और नहीं बल्कि महान लिटिल मास्टर ही था। ये और भी अधिक स्पष्ट था क्योंकि उन्होंने आज एक जैसे सुंदर परिधान पहने थे और उन्होंने सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया, मानो सूर्य उन पर कृपा कर रहा हो और सीधे उनके मार्ग पर चमक रहा हो। रिसेप्शनिस्ट टेबल पर बैठी सेक्रेटरी बहुत खुश हुई और उसने ऑफिस के ग्रुप चैट में एक मैसेज भेजा। उसने सबको खबरदार किया, हे भगवान, बड़ी खुशखबरी, सीईओ लू लिटिल मास्टर को ऑफिस ले आए हैं। लिटिल मास्टर कितने हैंडसम और प्यारे हैं। अध्याय 518 माँ कौन है? अध्याय 518 माँ कौन है? खबर फैलते ही ग्रुप चैट में मानो उबलते तेल में ठंडा पानी डालने जैसा विस्फोट हो गया।
एक के बाद एक नए संदेश तेजी से आते रहे। लिटिल मास्टर, झूठ बोलने की कोशिश मत करो। यह असंभव है कि सीईओ लू लिटिल मास्टर को ऑफिस लाएं। क्या आपसे कोई गलती हुई? आपको कैसे पता कि वह लिटिल मास्टर है? मैं यहाँ 5 साल से हूँ और मैंने कभी उसके बाल का एक कतरा भी नहीं देखा। तो लिटिल मास्टर असली है? मुझे तो ये सिर्फ अफवाह लगी थी। अगर कोई बच्चा भी हो तो वह लिटिल मास्टर नहीं हो सकता। सीईओ लू बहुत कम दिखाई देते हैं। वह अपने बेटे को ऑफिस क्यों लाएंगे? सचिव उनके संदेह से नाराज हो गईं। इसलिए उन्होंने जवाब दिया, वह लिटिल मास्टर हैं। वह बिल्कुल सीईओ लू जैसे दिखते हैं। मैं कैसे गलत हो सकती हूँ? उन्होंने मैचिंग कपड़े भी पहने थे। मैंने सीईओ लू को कभी इतने चटक रंगों में नहीं देखा। क्या आप जानते हैं कि उन्होंने आज कौन सा रंग पहना था? लाल। उन्होंने अपने बेटे से मैचिंग लाल पहना था। बात यह है कि वे बहुत सुंदर हैं, उनके सामान्य रूप से भी ज्यादा। जैसे जैसे सचिव ने सारी बातें बताईं, अधिकाधिक लोगों को उस पर विश्वास होने लगा। मुझे तस्वीरें चाहिए। यह अन्याय है कि सिर्फ आप ही इसे देख पाएं। उन्हें देखकर मैं दंग रह गया। तस्वीरें लेने का तो समय ही नहीं है। सीईओ लू पहले से ही लिफ्ट में है, बाद में खुद देख लेना। क्योंकि सचिव ने उन्हें पहले ही सूचित कर दिया था, इसलिए अचानक सभी लोग अपने कार्यस्थल से उठकर लिफ्ट पर नजर गड़ाए हुए थे। कुछ देर इंतजार के बाद आखिरकार डिंग, लिफ्ट का दरवाजा खुल गया। लू टिंगजियाओ एक लड़के का हाथ पकड़े हुए लिफ्ट से बाहर निकल रही थी। उन्होंने अपने बॉस को केवल काले रंग में ही देखा था, लेकिन आज उन्होंने सचमुच लाल रंग पहना था। और बॉस एक 5 साल के छोटे लड़के का हाथ पकड़े हुए थे। दोनों ने एक ही रंग के मैचिंग सूट पहने हुए थे। उसका वो खूबसूरत सा चेहरा बिल्कुल लू टिंगजियाओ का छोटा रूप लग रहा था। यहाँ तक कि उसका शांत भाव भी बिल्कुल लू टिंगजियाओ जैसा ही था। सभी लोग अवाक रह गए, जब तक कि किसी ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए शीघ्रता से अभिवादन नहीं किया। सुप्रभात सीईओ लू। सुप्रभात लिटिल मास्टर। बाकी लोग भी अभिवादन दोहराने लगे। ये देखना अद्भुत दृश्य था कि कैसे सभी लोग उनके सामने झुक रहे थे। फिर भी 5 वर्षीय बच्चा बिल्कुल शांत दिख रहा था और उसके चेहरे पर कोई परिवर्तन नहीं था। हालांकि वह अभी भी आंटी शियाओ शी से अलग होने के कारण दुखी था और उसने यह नहीं देखा कि उसके आसपास क्या हो रहा था। जैसे ही दोनों सीईओ के कार्यालय में दाखिल हुए, हर कोई उनके बारे में चर्चा करने लगा। हे प्रभु, ये सचमुच लिटिल मास्टर है। छोटे मास्टर के जीन्स तो अच्छे हैं। मैं सोचने लगा हूँ कि उसकी माँ कौन है। सीईओ लू ने वास्तव में लाल रंग पहना था। मैंने हमेशा सोचा था कि उनकी अलमारी में एकमात्र रंग काला है। जाहिर है, मुझे अभी भी पर्याप्त जानकारी नहीं है। दरअसल एक बात जिसे लेकर मैं सबसे अधिक उत्सुक हूँ वह ये है कि सीईओ लू और लिटिल मास्टर के लिए मैचिंग पोशाक किसने खरीदी और उन्हें इसे पहनने के लिए किसने कहा। ठीक है, सीईओ लू शायद इसे खुद नहीं खरीदेंगे और वह स्वेच्छा से यह रंग नहीं पहनेंगे। अगर यह सेकंड मास्टर होता तो भी ठीक होता। आप क्यों पूछ रहे हैं? बेशक, ये हमारी भावी महिला बॉस है। अध्याय 519, शुक्र है वह आ गई। अध्याय 519, शुक्र है वह आ गई। निंग शी ने होटल के कमरे की घंटी बजाई। जैसे ही उसने दरवाजा बजाया, लगभग तुरंत ही दरवाजा खुल गया। दरवाजा खोलने वाला युवक बेचैन और घबराया हुआ लग रहा था, अपनी खुशी छिपा नहीं पा रहा था। बॉस, आप आ गए। जब उसने निंग शी को देखा तो गोंग शांगजे को थोड़ी राहत महसूस हुई। आखिर लॉस एंजल्स में निंग शी का अचानक आना कितना अचानक था। उसे कल रात ठीक से नींद नहीं आई थी। उसे डर था कि कहीं जागने पर उसे पता न चले कि यह सब एक सपना था। वह सुबह सबसे पहले उठा और निंग शी के आने का इंतजार करने लगा। उसे डर था कि कहीं वह आए ही न, या फिर उसने जो कुछ गलत किया है उसका उसे पछतावा हो और वह अपना मन बदल ले। उसे डर था कि कहीं वह निराशा और हताशा के एक और गर्त में न गिर जाए। शुक्र है वह यहाँ थी। निंग शी ने गोंग शांगजे की ओर देखा जो तैयार था और पूछा, तैयार हो? चलो फिर चलें। चलो चलें। क्या तुमने नाश्ता खा लिया? हाँ, मेरे पास है। होटल इसे सुबह प्रदान करता है। ठीक है, तो चलो अब चलें। हम पहले कुछ घर देखेंगे। ठीक है, एक बार काम पूरा हो जाए तो हम तुरंत जाकर जरूरी सामान तैयार कर सकते हैं। ठीक है। बाद में जब निंग शी ने गौर से देखा तो उसे एहसास हुआ कि लू टिंगजियाओ ने उसके लिए जो जानकारी तैयार की थी उसमें उसने घर देखने की योजना भी क्रमवार बनाई थी और सबसे अच्छे रास्ते भी बताए थे। ये सुनकर वह अवाक रह गई और साथ ही उसके दिल में एक गर्माहट सी उमड़ पड़ी। पूरी सुबह वह गोंग शांगजे को एक साथ कई जगहें दिखाने ले गई थी। वे सभी शैतान की सिफारिशें कहलाने लायक थीं क्योंकि हर जगह बहुत उपयुक्त थी और यहाँ तक कि मकान मालिक भी बेहद विनम्र थे। अंत में दोनों ने शहर के दक्षिण में एक उच्च श्रेणी का कार्यालय भवन बनाने का निर्णय लिया। स्टूडियो बिल्कुल सही आकार का था, नवीनीकरण साधारण था और सभी कार्यालय सामग्री भी तैयार थी, इसलिए वे तुरंत वहां जा सकते थे। यह निश्चित रूप से उनकी जरूरतों को पूरी तरह से पूरा करता था। सबसे अच्छी बात यह थी कि स्टूडियो के आसपास ज्यादातर कला और फैशन डिजाइन से जुड़ी कंपनियां थीं, जिससे एक शानदार माहौल बना हुआ था। निंग शी ने गोंग शांगजे के साथ चर्चा करने के बाद तुरंत उस स्थान पर बसने का फैसला किया। मकान मालिक के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद वे दोनों स्टूडियो को सुसज्जित करने के लिए सामान खरीदने के लिए तैयार हो गए। हमें मुख्य रूप से इन 2 दिनों के लिए खरीदारी का काम निपटाना है, फिर हम प्रतिभा बाजार से कुछ लोगों की भर्ती कर सकते हैं। निंग शी अभी गोंग शांगजे को ये सब बता ही रही थी कि तभी युवाओं का एक समूह उनकी ओर आया। ये लोग सबसे आधुनिक कपड़े पहने हुए थे और बीच में बैठा आदमी नेता लग रहा था। वह खुश और घमंडी लग रहा था। टीचर दाई, आप कमाल की हैं।
हाल ही में लॉस एंजल्स फैशन वीक में सभी चीनी फैशन डिजाइनर आपके कायल हो गए थे। यहाँ तक कि सीएल के मुख्य डिजाइनर मिस्टर स्मिथ भी आपकी खूब तारीफ कर रहे थे। इसका क्या मतलब है? इस दौर में लौटने के बाद से मनोरंजन जगत की आधी सबसे लोकप्रिय अभिनेत्रियां टीचर दाई के डिजाइन पहने हुए थीं। मैंने सुना है कि टीचर दाई गोल्डन अवार्ड में शामिल होने की तैयारी कर रही हैं। यह आने वाला गोल्डन अवार्ड टीचर दाई के लिए बेहद जरूरी होगा। निंगक्षी पहले तो यूं ही इधर उधर देखना चाहती थी, इसलिए उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन बाद में उसे एहसास हुआ कि जैसे ही गोंग शांगजे ने उन लोगों के समूह को देखा, उसके हाव भाव तुरंत बदल गए। अधिक सटीक रूप से कहें तो जब उसने उस व्यक्ति को उस समूह के बीच में देखा तो वह अलग प्रतीत हुआ। उसने सुना कि सब लोग बीच में बैठे आदमी को टीचर दाई कहकर बुला रहे थे। क्या ऐसा हो सकता है? शांगजे, तुम उसे जानते हो? निंगक्षी ने देखा कि कुछ ठीक नहीं है, इसलिए उसने अपने साथी से पूछा। गोंग शांगजे ने अपने हाथ को मुट्ठी में कस लिया और कठोर दृष्टि से देखते हुए सिर हिलाया। हाँ। निंगक्षी समझ गई। क्या यह वही है जिसने तुम्हारे डिजाइन ड्राफ्ट चुराए थे? वह कमीना टीममेट दाई वेई? हाँ। गोंग शांगजे उस आदमी को घूरते रहे जब तक कि लोगों का समूह उनके पास से नहीं निकल गया। अध्याय 520 पत्थर की तरह स्थिर लाल छोटा सा बूंद। अध्याय 520 पत्थर की तरह स्थिर लाल छोटा सा बूंद। निंगक्षी को अचानक कुछ अजीब सा ख्याल आया। अरे शांगजे, अभी तो तुम दोनों इतने करीब थे कि दाई वेई ने हमारी तरफ देखा भी, फिर उसने तुम्हें पहचाना कैसे नहीं? उस पल गोंग शांगजे के चेहरे की उदासी गायब हो गई। निंगक्षी का सवाल सुनकर वह शर्मा गया और फिर बोला, दरअसल मैं खुद एक फैशन डिजाइनर था, लेकिन चूंकि मैं रोज डिजाइन पर काम करता था, इसलिए मैंने सारा नेटवर्किंग का काम दाई वेई पर छोड़ दिया था। इसलिए मुझे इस बात की ज्यादा परवाह नहीं थी कि मैं कैसा दिखता हूँ और कैसे कपड़े पहनता हूँ। इसलिए भीख मांगने के दिनों से पहले भी मेरी कोई खास छवि नहीं थी। कोई आश्चर्य नहीं, तुम सचमुच फैशन डिजाइन उद्योग में एक अनोखी महिला हो। निंगक्षी हंसी। कल्पना कीजिए एक ऐसे फैशन डिजाइनर की जिसे अपनी छवि की जरा भी परवाह नहीं। और तो और यह आदमी खुद को यातना देकर भिखारी भी बन सकता है। निंगक्षी को हल्की सी खांसी आई, फिर उसने अपने विचारों को संभाला। उसने अपने बगल में बैठे सुंदर लड़के को गौर से देखा और उसे याद दिलाया, अगली बार तुम्हें ऐसा करने की इजाजत नहीं है। असल में अगली बार नहीं, एक खुशमिजाज चेहरा तुम्हारी रचनाओं में कमाल कर देता है ना? सबसे जरूरी बात, तुम्हारा आधार इतना मजबूत है कि तुम लगभग एक जीता जागता ब्रांड हो। तुम खुद की कदर ही नहीं करती। उस दाई वेई को देखो, वो खास तरह के कपड़े पहनता है और औरतों से भी ज्यादा मेकअप करता है। उसने रंगीन कॉन्टैक्ट लेंस भी पहने हैं और बालों में वैक्स भी किया है, फिर भी वो तुम्हारे आधे भी सुंदर नहीं है। गोंग शांगजे उसकी तारीफ सुनकर और भी शर्मा गया। बॉस, आप बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ाकर कह रहे हैं। निंगक्षी ने बनावटी आश्चर्य से अपनी भौहें उठाईं। मैं नहीं हूँ। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो तब तक इंतजार करो जब तक तुम्हें पागल महिला प्रशंसकों का एक समूह न मिल जाए। हा, शैतान भी इन सुंदरता से ईर्ष्या करता है। इसलिए वह बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं कर रही थी। यदि डिजाइन में उनकी प्रतिभा न होती तो वह उन्हें पहले ही मनोरंजन जगत में खींच लेती। ठीक है, गोल्डन अवार्ड क्या है? क्या यह वाकई इतना अद्भुत है? निंगक्षी ने उत्सुकता से पूछा। ये चीन का सबसे प्रभावशाली फैशन डिजाइन पुरस्कार माना जाता है। अभी पंजीकरण के लिए आधा महीना बाकी है। समय सीमा बहुत कम है, लेकिन बॉस, मैं कोशिश करना चाहता हूँ। गोंग शांगजे की आंखों में दृढ़ संकल्प की चमक थी। तुम शामिल होना चाहते हो? बिल्कुल, यह अच्छी बात है। अगर तुम्हें किसी चीज में मेरी मदद की जरूरत होगी तो मैं पूरी मदद करूंगी। निंगक्षी ने गोंग शांगजे के कंधे पर थपथपाते हुए उससे कहा। धन्यवाद बॉस, यह मेरे लिए बहुत मायने रखता है। पहले डिजाइनिंग सिर्फ एक शौक था। डिजाइन के अलावा उन्हें किसी और चीज में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन इस बार वे इसे एक करियर उन्मुख कार्य, अपने विश्वास और अपने लक्ष्य के रूप में देख रहे थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह अपने सामने वाले व्यक्ति को यह साबित करना चाहता था कि उसने सही चुनाव किया है। लूक ऑपरेशन के सीईओ कार्यालय में जब से वह छोटा सा खरगोश आया था, वह दूरबीन पकड़े हुए था और खिड़की की चौखट से उठा ही नहीं था। दोपहर का खाना भी खिड़की की चौखट पर लेटे लेटे ही खाता था। वह लगभग एक लाल सा छोटा सा टुकड़ा था जो पत्थर की तरह निश्चल बैठा था। लू टिंगजियाओ ने अपने कागजों के ढेर से नजरें उठाकर देखा कि उसका बेटा खिड़की पर स्थिर खड़ा है। वह दुखी होकर बोला, छोटे खजाना, थोड़ी देर के लिए लाउंज एरिया में जाकर सो जाओ। छोटा सा बन बिना हिले डुले वहीं पड़ा रहा। मैं नहीं जा रहा। लू टिंगजियाओ ने अपने बेटे को देखा और कहा, तुम्हारी चाची शियाओ शी कुछ दिन पहले उस कमरे में आराम कर रही थी। जैसे ही छोटे बच्चे ने ये सुना, वह खिड़की से लुढ़क कर लाउंज क्षेत्र की ओर भागा। आखिरकार उसने अपने बेटे को थोड़ी देर के लिए सुला दिया। लू टिंगजियाओ ने राहत की सांस ली और अपना काम जारी रखा। हालांकि कुछ ही देर बाद वह छोटा लड़का फिर से जाग गया और उसने अपने पिता को प्रताड़ित करने का तरीका बदल दिया। जाहिर है, खिड़की पर लेटकर बाहर देखने से अब उसे संतुष्टि नहीं मिल रही थी। छोटे बच्चे ने अपना राइटिंग बोर्ड निकाला और लिखना शुरू कर दिया। अध्याय 521। मेरी पत्नी, बच्चों की देखभाल करना मुश्किल है। अध्याय 521। मेरी पत्नी, बच्चों की देखभाल करना मुश्किल है। छोटे बन ने जल्दी से लिखना खत्म किया और अपने पिता को दिखाने के लिए दौड़ा। आंटी जियाओ शी ने मुझे अभी तक क्यों नहीं उठाया? लू टिंगजियाओ ने लेखन बोर्ड की ओर देखा और कहा, वह व्यस्त है। छोटे बन ने आगे कहा, क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि आंटी जियाओ शी अब मुझे नहीं चाहती? लू टिंगजियाओ ने जवाब दिया, आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। छोटा बन,
तो फिर उसने मुझे अभी तक क्यों नहीं उठाया? लू टिंगजियाओ ने फिर जवाब दिया, मुझे नहीं पता, आप उसे संदेश भेजकर पूछ सकते हैं। छोटा बन, मैं नहीं चाहता। मैं आंटी जियाओशी को परेशान करूंगा। क्या आंटी जियाओशी मुझे सचमुच पसंद करती हैं? लू टिंगजियाओ अवाक रह गया और उसके मुंह पर एक मुस्कान तैर गई, जैसे उसने बेबसी से अपने काम के पहाड़ से ऊपर देखा हो। ये छोटा सा लड़का आंटी शियाओशी को परेशान करने से डर रहा था, लेकिन अब उसे अपने ही पिता को परेशान करने का डर नहीं था। अशांत छोटे बन ने स्वाभाविक रूप से अपने पिता को परेशान करने की बिल्कुल भी चिंता नहीं की और 1 लाख क्यों पूछना जारी रखा। क्या आंटी जियाओशी अचानक मुझे पसंद करना बंद कर देंगी? आंटी जियाओशी अभी तक मुझे लेने नहीं आई हैं। क्या हो सकता है कि उन्हें दूसरे बच्चे पसंद आ गए हों? क्या आंटी जियाओशी मुझे हमेशा पसंद करेगी? क्या मैं आंटी जियाओशी की पसंदीदा बच्ची हूँ? लू टिंगजियाओ ये सब सुनकर अवाक रह गया। मेरी पत्नी, तुम अभी तक वापस क्यों नहीं आई? अपने जीवन में पहली बार लू टिंगजियाओ को लगा कि बच्चों की देखभाल करना मुश्किल है। इस समय सीईओ लू के कार्यालय के बाहर कार्य क्षेत्र में व्याप्त सन्नाटा अचानक एक उत्साहित आवाज की ध्वनि से टूट गया। अरे अरे, मेरे प्यारे बच्चों, लिटिल मास्टर वापस आ गया है। हालांकि जल्द ही सर्दी आने वाली थी। लिफ्ट के प्रवेश द्वार पर लू जिंगली खड़ा था। उसने छोटी बाहों वाला फूलों वाला ब्लाउज पहना हुआ था, कमर पर हुला स्कर्ट और पैरों में चप्पलें। उसके बाल बिखरे हुए थे, मानो समुद्र किनारे बिताए उसके समय की याद दिला रहे हों। वह वाकई देखने में बहुत आकर्षक लग रहा था। फिर भी भले ही उसने घटिया कपड़े पहने थे, फिर भी वह देखने में आकर्षक था और सभी महिला नियोक्ता भावुक होकर चीख पड़ी। दूसरा मास्टर, दूसरा मास्टर वापस आ गया है। दूसरे मास्टर, आप वापस आ गए। क्या आपने नहीं कहा था कि आप 3 महीने की छुट्टी ले रहे हैं? लू जिंगली ने अपने बिखरे बालों को खूबसूरती से सहलाया और हंसते हुए कहा, हा हा हा, बेशक, ऐसा इसलिए था क्योंकि मुझे तुम लोगों की याद आ रही थी। दूसरे मास्टर, हमें भी आपकी बहुत याद आए। दूसरे मास्टर, आज आपने जिस तरह से कपड़े पहने हैं वह वास्तव में प्रभावशाली है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। द्वितीय गुरु, क्या हम साथ में एक तस्वीर ले सकते हैं? क्या दिन था, किस्मत उनके साथ थी। न सिर्फ उन्होंने लिटिल मास्टर को देखा, बल्कि सेकंड मास्टर भी, जो काफी समय से छुट्टी पर थे, लौट आए। हा, कृपया करो। ठीक है बेब्स, मैं आप सभी के लिए कुछ स्मृति चिन्ह लाया हूँ। सभी को एक मिलेगा, लू जिंगली ने खुशी से ताली बजाते हुए कहा। उसके पीछे कुछ नौकर कई बड़े बक्से लेकर अंदर आए। सबने देखा कि डिब्बे बड़े बड़े नारियलों से भरे हुए थे। लू जिंगली ने अहंकार से कहा, ये सब मैंने खुद चुने हैं। इन्हें तुम्हारे लिए लाने में मेरा सिर लगभग फूट गया था। द्वितीय मास्टर, आप बहुत विचारशील हैं। यह एक विशेष स्मृति चिन्ह है, मुझे ये बहुत पसंद है। धन्यवाद द्वितीय मास्टर। दूसरे मास्टर, क्या आप कृपया मेरे नारियल पर हस्ताक्षर कर सकते हैं? मेरा भी। दरअसल, क्या आप मेरे शरीर पर हस्ताक्षर कर सकते हैं? महिला कर्मचारियों के समूह को उत्साह से दौड़ते देख सभी पुरुष कर्मचारी ये दृश्य देखकर दंग रह गए। हाय, अगर कोई व्यक्ति सुंदर पैदा होता है तो भले ही उसका फैशन सेंस कमजोर हो, वह सिर्फ नारियल देकर भी सुंदरियों का दिल जीत सकता है। जब वे इस पर विचार कर रहे थे तो उनमें से कुछ लोग शर्मिंदगी के साथ उनके हस्ताक्षर के लिए एक नारियल उनके पास ले गए। अध्याय 522, भाभी जल्दी वापस आओ। अध्याय 522, भाभी जल्दी वापस आओ। कर्मचारियों से बात करने के बाद लू जिंगली ने अपने भाई के कार्यालय का दरवाजा खोला और घोषणा की, भाई, मैं वापस आ गया हूँ। एक दिन 3 पतझड़ों जितना लंबा होता है जब हम एक दूसरे को नहीं देखते। इसके अलावा 3 पतझड़ों से भी ज्यादा समय हो गया है। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। ओह। अगले ही पल उसने डेस्क के सामने अपने भाई को साफ देखा। लू जिंगली एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर उसने अपनी आंखें ढंक लीं और अविश्वास से चीख पड़ा, हे भगवान, मैंने अभी क्या देखा? उसके भाई ने क्या पहना था? वह क्या था? उसने सोचा कि पिछली बार का नीलम जैसा नीला रंग पहले से ही एक चमत्कार था। आज उसने सचमुच अपने भाई को लाल रंग पहने देखा। लाल, उफ, लाल। उसने कसम खाकर कहा कि उसके भाई ने जिंदगी में ऐसा रंग कभी नहीं पहना होगा। उन्हें ये जानने की भी जरूरत नहीं पड़ी कि यह विचार कहाँ से आया। जैसे ही वह सदमे से उबर रहा था, उसने लिटिल ट्रेजर को देखा जो उसी रंग की मैचिंग पोशाक में खिड़की पर लेटा हुआ था। वह पुनः आश्चर्यचकित रह गया। हे भगवान, मैं नहीं जा सकता, मैं नहीं जा सकता। मैं अभी लौटा हूँ और तुमने मुझे पहले ही इस तरह प्रताड़ित कर दिया है। कोई मेरे लिए विमान तैयार करो, मैं उत्तरी गोलार्ध में अपने एकाकी द्वीप पर लौटना चाहता हूँ। जब वह अंततः शांत हो गया तो लू जिंगली ने काम में व्यस्त रहना शुरू कर दिया। वह पास गया और चुपके से अपने भाई की कमीज को छुआ। क्या मेरी भाभी को ये समझ आ गया? लगता है इतने समय तक जब मैं आसपास नहीं था तुम दोनों ने अच्छी तरक्की की है। ठीक है, मैंने सुना कि बेबी लिटिल ट्रेजर आखिरकार बोल पड़ा, इसलिए मैं तुरंत वापस आ गया। क्या ये सच है कि लिटिल ट्रेजर फिर से बोल सकता है? जब उसकी बात खत्म हुई तो उसने जवाब का इंतजार भी नहीं किया। वह लिटिल ट्रेजर के पास दौड़ा और खुशामद करते हुए बोला, बेबी, जल्दी से मुझे सेकंड अंकल बुलाओ। जल्दी जल्दी जल्दी। तुम्हारी आवाज सुनने के लिए। सेकंड अंकल ने सभी हॉट लड़कियों को भी छोड़ दिया। लिटिल ट्रेजर ने लू जिंगली को ऐसे देखा जैसे वह एक बेवकूफ हो और कुछ शब्द लिखने लगा। लू जिंगली ने देखा और केवल लेखन बोर्ड पर देखा। क्या मैं आंटी जियाओशी की पसंदीदा बच्ची हूँ? लू जिंगली इस सवाल से उलझन में पड़ गया क्योंकि वह पहले से ही बच्चे की चापलूसी कर रहा था। इसलिए उसने जवाब दिया, क्या ये भी एक सवाल है?
बिल्कुल आप हैं। बेबी लिटिल ट्रेजर की आंखें चमक उठीं जब उसने लिखना जारी रखा। तो आंटी जियाओ शी मुझे लेने क्यों नहीं आईं? लू टिंगजियाओ ने अपने भाई और बेटे को अपनी मेज से देखा। फिर अप्रत्याशित रूप से लू जिंगली को दयालुता से वर्तमान स्थिति के बारे में बताया। अब से लिटिल ट्रेजर निंग शी के साथ रहेगा, लेकिन क्योंकि निंग शी को आज कुछ काम करने हैं, इसलिए मैं अस्थायी रूप से उसकी देखभाल कर रहा हूँ। लू जिंगली तुरंत समझ गया और उसने जवाब दिया, छोटे खजाने, चिंतित मत हो। तुम्हारी चाची जियाओ शी बिना रुके काम कर रही होगी ताकि वह तुम्हें पहले ले जा सके। छोटा बन, क्या काम ज्यादा महत्वपूर्ण है या मैं ज्यादा महत्वपूर्ण हूँ? लू जिंगली ने कहा, ओह बेशक आप अधिक महत्वपूर्ण हैं। छोटी बन, तो फिर आंटी जियाओ शी मुझे लेने क्यों नहीं आईं? लू जिंगली अवाक रह गई। कुछ तो गड़बड़ थी। वह फिर से पहले सवाल पर क्यों लौट आए? जब उसने लिटिल ट्रेजर को लू जिंगली से चिपकते देखा तो लू टिंगजियाओ ने चुपचाप राहत की सांस ली। आखिरकार वह शांति से काम कर सकता था। थोड़ी देर बाद लू जिंगली, जिसे लिटिल ट्रेजर अपना लेखन बोर्ड पकड़े हुए परेशान कर रहा था, दयनीय रूप से चिल्लाया, है लिटिल ट्रेजर, मुझ पर दया करो। अब और सवाल मत पूछो। लू जिंगली पर दया करो जो मनाने में तो अच्छी थी, लेकिन लिटिल ट्रेजर के मनोवैज्ञानिक हमलों को मुश्किल से ही झेल पाती थी। लू जिंगली ने अपने भाई की तरफ देखा जो शांति से काम कर रहा था और उसे एहसास हुआ कि इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उसने इतनी दया करके उसे स्थिति समझा दी। वह तो शुरू से ही उसका इंतजार कर रहा था। उफ़, जब वह अभी अभी लौटा था तो उसे धोखा क्यों देना पड़ा? आखिरकार लू जिंगली, जो पहले तो फूलदार ब्लाउज और हुला स्कर्ट पहने जोश में आया था, सोफे पर थककर लेट गया। उसने हाथ बढ़ाकर बेजान सी आवाज लगाई, भाभी जल्दी वापस आ जाओ। अध्याय 523 लिटिल मास्टर किसका इंतजार कर रहा है? अध्याय 523 लिटिल मास्टर किसका इंतजार कर रहा है? उसी समय निंग शी, जो गोंग शानगजे के साथ सामान खरीद रही थी, अचानक कई बार चीखने लगी। उसे कौन याद कर सकता है? यद्यपि आज सब कुछ सुचारू रूप से चला, लेकिन जब तक वे समाप्त हुए तब तक शाम हो चुकी थी। गोंग शानगजे ने निंग शी से बैग ले लिया और कहा, मालिक आपको आराम करने के लिए घर जाना चाहिए, बाकी मैं खुद संभाल लूंगा। निंग शी ने अपने फोन पर समय देखा और चिंतित थी कि छोटा बच्चा भी बेसब्री से इंतजार कर रहा होगा, इसलिए उसने सिर हिलाया, अगर कुछ हो तो मुझे फोन करना। अकेले परेशान मत हो। समझ गया, ठीक है मैं चलती हूँ, रास्ते में सावधान रहना। निंग शी ने हाथ हिलाया और चिंतित होकर याद दिलाया, ठीक है, रात में अपने दरवाजे बंद करना और खिड़कियां भी अच्छी तरह से चेक करना याद रखना। गोंग शानगजे हंसा, उसे ऐसा लग रहा था जैसे निंग शी उसकी देखभाल ऐसे कर रही है जैसे वह अब एक लड़की हो। गोंग शानगजे को अलविदा कहने के बाद निंग शी तुरंत छोटी रोटी लाने के लिए लू कॉर्पोरेशन की ओर दौड़ी। जब उसने सोचा कि वह जल्द ही उस छोटे बच्चे से मिल पाएगी तो निंग शी का मूड काफी हल्का हो गया और पूरे दिन की थकान गायब हो गई। निंग कसी के अच्छे मूड के साथ साथ इस समय सीईओ के कार्यालय में लू टिंगजियाओ और लू जिंगली को मानसिक रूप से टूटने के कगार पर यातना दी जा रही थी। लू जिंगली सोफे पर मरी हुई मछली की तरह लेटा रहा, जबकि छोटा बन दृढ़ता से अपना बोर्ड उठाकर उससे सवाल का जवाब देने के लिए मजबूर कर रहा था। हे भगवान, मुझे अचानक ऐसा लग रहा है कि लिटिल ट्रेजर का न बोलना बहुत अच्छी बात है। उसने बिना कुछ कहे ही उन्हें यातनाएं दी। सोचो, काश। लू टिंगजियाओ ने भौहें चढ़ाईं और थका हुआ लग रहा था। फिर भी वह न तो उसे मार सकता था और न ही डांट सकता था। वह कुछ बुरा भी नहीं कह सकता था, वरना पत्नी निश्चित रूप से सबसे पहले पागल हो जाती। अच्छा हुआ कि लू जिंगली आज समय पर लौट आया। अगर वो अकेला होता तो ये सब नहीं संभाल पाता। लू जिंगली ने अचानक एक आईना निकाला और लिटिल ट्रेजर से गंभीरता से कहा, बेबी मुझसे और कोई सवाल मत पूछो, मैं तुम्हें यह आईना दे रही हूँ, बस इसे बता दो यह एक जादुई आईना है। तुम इससे पूछ सकती हो कि क्या आंटी शियाओ शी तुम्हें सचमुच पसंद करती हैं। कृपया मुझसे और मत पूछो। छोटे बन ने लू जिंगली के हाथ में रखे आईने को देखा और उसे बेरहमी से एक तरफ फेंक दिया। फिर उसने अपना बोर्ड उठाया। आंटी जियाओ शी ने मुझे अभी तक क्यों नहीं उठाया? लू जिंगली की आंखों में आंसू आ गए, इसलिए उसने अपने कान ढक लिए। नहीं, उसने अपनी आंखें ढक लीं और कहा, आ आ आ बेबी, खिड़की के पास जाओ और फिर से देखो, शायद वह पहले से ही यहाँ है। छोटे बन ने पलकें झपकाईं, झिझका, फिर लेखन बोर्ड नीचे रख दिया और देखने के लिए खिड़की की ओर दौड़ा। लू जिंगली ने चुपके से उस छोटे लड़के को देखा और भागने का मौका लेने के लिए तैयार हो गई। हालांकि अचानक उसने देखा कि लिटिल ट्रेजर दूरबीन और लेखन बोर्ड को एक तरफ फेंक रहा है और एक छोटे रॉकेट की तरह दरवाजे की ओर दौड़ रहा है। लू जिंगली ने अपनी भौहें उठाईं और खिड़की के पास जाकर नीचे देखा। सचमुच एक औरत की परछाई दिखाई दी। मेरी प्यारी भाभी, आखिरकार आप आ ही गईं। सीईओ के दफ्तर के बाहर काम में व्यस्त कर्मचारियों ने देखा कि सीईओ के दफ्तर का दरवाजा अचानक खुल गया। उसके बाद जो हुआ वह था, प्यारा सा नन्हा मालिक अपनी छोटी ठिगनी टांगों से लिफ्ट की ओर दौड़ता हुआ छोटा मास्टर बाहर आ गया। कई कर्मचारी, जिन्होंने अभी तक लिटिल मास्टर को देखा भी नहीं था, आश्चर्य से आंखें चौड़ी कर लीं। ऐसा लग रहा था जैसे वे अपने काम पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे, जबकि असल में उनका ध्यान उस छोटे से चिपचिपे चावल के गोले पर था। अध्याय 524 छोटा मास्टर छोटा हेडीज बन गया। अध्याय 524 छोटा मास्टर छोटा हेडीज बन गया। जब उन्होंने लिटिल ट्रेजर को लिफ्ट के प्रवेश द्वार पर चिंतित होकर खड़ा देखा तो एक खूबसूरत महिला कर्मचारी तुरंत उसके पास आई और धीरे से पूछा, लिटिल मास्टर, क्या आप ऊपर जाना चाहते हैं या नीचे?
मैं बटन दबाने में आपकी मदद करती हूँ। लिटिल ट्रेजर ने भौहें चढ़ाईं और सोचा, आंटी जियाओ शी पहले से ही नीचे हैं, शायद वो भी लिफ्ट का इंतजार कर रही होंगी। अगर वो अभी लिफ्ट ले लेता तो आंटी जियाओ शी से अलग हो सकता था। हालांकि वह सचमुच चिंतित था, फिर भी उसके लिए यहीं इंतजार करना बेहतर था। इस प्रकार छोटे लड़के ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप लिफ्ट पर इंतजार करने लगा। उसके विचार आंटी शियाओ शी के साथ थे और उसने अपने बगल में खड़ी कर्मचारी पर ध्यान ही नहीं दिया और न ही यह सुना कि वह क्या कह रही थी। सुंदर महिला कर्मचारी थोड़ी शर्मिंदा हुई जब उसने देखा कि लिटिल मास्टर उसे अनदेखा कर रहा है। हालांकि वह अनिच्छुक थी, फिर भी उसने लिटिल मास्टर को नाराज करने की हिम्मत नहीं की, इसलिए वह पीछे हट गई और उसे और परेशान न करने की हिम्मत की। सामने बैठी कई महिला कर्मचारियों ने ये देखा और खिलखिलाकर बोली, कितना हास्यास्पद है। वह बॉस को खुश करना चाहती थी, जिससे लिटिल मास्टर को परेशानी हो। वह सोचती है कि वह इतनी खूबसूरत है क्योंकि वह थोड़ी सुंदर है। सीईओ लू ने उसकी तरफ दोबारा कभी नहीं देखा, इसलिए उसने लिटिल मास्टर के पास जाने के बारे में सोचा। उसे क्या पता था कि लिटिल मास्टर के साथ अच्छा होना सीईओ लू के साथ होने से भी ज्यादा मुश्किल है। हाँ, इससे पहले मैंने सुना था कि कई समाजसेवियों ने इंपीरियल की प्रथम महिला का खिताब पाने के लिए लिटिल मास्टर से गुजरने की कोशिश की थी, लेकिन अंत में वे सभी निराश होकर लौट गए। इतना ही नहीं, उन्हें लू परिवार की ओर से तुरंत चेतावनी भी जारी कर दी गई थी। इस बारे में बात करते हुए मुझे आश्चर्य है कि महान भावी महिला बॉस और लिटिल मास्टर के बीच संबंध कैसा है। मुझे लगता है कि सिर्फ इसलिए कि आप पुरुषों के साथ अच्छे हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि बच्चे आपको तुरंत पसंद करेंगे। आप सही कह रहे हैं, बच्चे आमतौर पर सौतेली माँ के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते हैं। मुझे लगता है कि अभी भी एक संभावना है कि यह भविष्य की महिला बॉस न हो। छोटा सा बच्चा लिफ्ट के प्रवेश द्वार पर बिना हिले डुले और भावशून्य भाव से खड़ा रहा, न ऊपर जा रहा था न नीचे। मैरी पहले ही उससे शर्मिंदा हो चुकी थी, इसलिए किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उस छोटे से बन से कुछ पूछने के लिए उसके पास जाए। वे बस उसे झांक कर देख सकते थे। उनकी उत्सुकता हर पल बढ़ती जा रही थी। लिटिल मास्टर क्या कर रहा है? वह लगभग 1 घंटे से वहाँ खड़ा है। मुझे नहीं पता, मैं इसका कोई मतलब नहीं समझ सकता। उफ़, ये तो सबको पता है कि हमारे सीईओ लू का अंदाजा लगाना मुश्किल है। किसे पता था कि लिटिल मास्टर को भी ये खूबी अपने पिता से विरासत में मिली है, वो भी बिल्कुल अप्रत्याशित है। तभी लिफ्ट की घंटी बजी और दरवाजे खुल गए। नन्हे बन का पोकर चेहरा अचानक चमक उठा। एक व्यक्ति लिफ्ट से बाहर आया। ये देखकर कि कौन बाहर चला गया है, वह तुरंत उदास हो गया। छोटे मालिक, क्या आपको कुछ चाहिए? लिफ्ट से बाहर निकला पुरुष कर्मचारी छोटे मालिक की तीखी नजर से डर गया। उसने ऐसा क्या किया था कि अब इस आदरणीय छोटे भगवान को बुरा लग रहा है? छोटा सा बन बिना कुछ कहे मुंह बना रहा। उसका छोटा सा चेहरा सचमुच दुखी लग रहा था और उसकी ठंडी आभा बिल्कुल उसके पिता जैसी थी। पुरुष मालिक चिंतित रहा। छोटे मालिक को कुछ न बोलते देख वह दुविधा में पड़ गया कि जाए या न जाए, और उसके माथे पर ठंडा पसीना आ गया। समय मिनटों और सेकंडों में बीतता गया। जैसे जैसे लिटिल मास्टर का दुख बढ़ता गया, सभी लोग एक दूसरे को चिंतित नजरों से देखने लगे। उन्हें डर था कि कहीं लिटिल मास्टर का बुरा मूड उनके लिए दुर्भाग्य के रूप में न दिखाई दे। जैसे ही माहौल तनावपूर्ण होने लगा, लिफ्ट की घंटी बजी और लिफ्ट का दरवाजा फिर से खुल गया। केवल पीले ब्लाउज और चेहरे पर मास्क पहने एक लंबे बालों वाली महिला बाहर निकली। अध्याय 525। बेहद प्यारा। अध्याय 525। बेहद प्यारा। जब नकाबपोश महिला लिफ्ट से बाहर निकली तो अप्रत्याशित लिटिल मास्टर, जो पहले उदासीन भाव से हेडीज जैसा दिख रहा था, अचानक एक के बाद एक खिलते गुलाबी फूलों वाले बसंत जैसा दिखने लगा। उसने अपनी छोटी बाहें फैलाईं और प्यार से ऊपर देखा, गले लगने की गुहार लगाई। जब उन्होंने देखा कि डरावना सा हेड्स अचानक एक प्यारे बटन में बदल गया, तो लगभग सभी कर्मचारी अवाक रह गए। निंग शी लिफ्ट से बाहर निकली और आगे बढ़ने को तैयार थी। अचानक उसने नीचे देखा तो एक बेहद प्यारा सा बन उसका इंतजार कर रहा था। स्वाभाविक रूप से वह खुद को रोक नहीं पाई और तुरंत उस बन को उठाने के लिए नीचे झुकी। अपने मास्क की परत के ऊपर से उसने उस बन के गाल पर चुंबन किया। बेबी, क्या तुम यहाँ मेरा इंतजार कर रही थी? छोटे बन ने आंटी जियाओ शी के गले में हाथ डाला और उनकी सुकून भरी खुशबू में डूबते हुए शर्मा गया। उसने अपने होंठ भींचे और आज्ञाकारी और प्यार से सिर हिलाया। सभी कर्मचारी स्तब्ध होकर चुपचाप देखते रहे। स्थिति ने अचानक इतना मोड़ ले लिया कि वे उसे पकड़ नहीं पाए। निंग शी ने छोटे बन को दबाया और कहा, क्या तुम्हारे पिता अभी भी व्यस्त हैं? चलो उनसे मिलने चलते हैं। वह पहले ही आ चुकी थी और वह उस छोटे बच्चे को लेकर नहीं जा सकती थी। उसे लग रहा था कि उसे अभी भी उसके पिता का अभिवादन करना चाहिए। यद्यपि छोटा बन चाहता था कि आंटी शियाओ शी उसे तुरंत कहीं और ले जाएं और कभी वापस न आए, लेकिन स्वाभाविक रूप से उसने उनकी इच्छाओं को अस्वीकार नहीं किया और आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाता रहा। आंटी जियाओ शी जो भी कहती हैं वह सही है। निंग शी ने मुस्कुराते हुए उस छोटे बच्चे के सिर पर हाथ फेरा और सीईओ के कार्यालय की ओर चलने लगी। रास्ते में उसने देखा कि उसके आसपास बहुत से लोग उसे घूर रहे थे और वह शुक्रगुजार थी कि उसने पहले ही मास्क पहनने का फैसला कर लिया था। जैसे ही दोनों अंदर गए, उनके पीछे खड़े लोग तुरंत गपशप करने लगे। हे भगवान, छोटा मास्टर बहुत प्यारा है। मैंने सोचा था कि लिटिल मास्टर सीईओ लू की तरह ही कूल होगा। कौन जानता था कि वह इतना प्यारा हो सकता है। जिस तरह से उसने मुस्कुराया और गले लगाने के लिए अपनी बाहें फैला दी, मेरा दिल पिघल गया। अगर मेरा बेटा इतना प्यारा होता तो भले ही उसे आसमान से तारे चाहिए होते, मैं उसके लिए तारे तोड़ लाती। प्लीज, आप बहुत ज्यादा सोचते हैं। अपने खुरदुरे चेहरे के लिए एक आईना ले लीजिए।
क्या आपके परिवार के लिए कभी इतने अच्छे जीन्स होंगे? अरे यार, मैं जानना चाहता हूँ कि वह नकाबपोश महिला कौन है। क्या यह वही है जो पिछली बार कंपनी में आई थी? उसके शरीर और हेयर स्टाइल को देखकर तो यही लग रहा है। वह कौन है ये हम नहीं जानते। हाय, बहुत दुख की बात है। ऐसा लग रहा है जैसे वो आधिकारिक लेडी बॉस है। उसने तो लिटिल मास्टर को भी निपटा दिया। कितना अविश्वसनीय। इस समय कोने में बैठी एक लड़की, जो बाकियों से काफी छोटी लग रही थी, ने कमजोरी से अपना हाथ उठाया। उफ, मेरे मन में अचानक एक विचार आया। ये औरत लिटिल मास्टर की जैविक माँ तो नहीं हो सकती, वरना लिटिल मास्टर उससे इतना क्यों चिपके रहते? ये तो तर्कसंगत नहीं लगता। लड़की के अनुमान से स्पष्ट रूप से विवाद का विषय उत्पन्न हो गया, क्योंकि सभी ने अचानक गहन चर्चा शुरू कर दी। दरवाजे के दूसरी तरफ जब निंगशी उस छोटे बन को कार्यालय में ले गई, तो वह दंग रह गई। उसने सोफे पर लू जिंगली को हवाईयन पोशाक में देखा, और उसका आश्चर्य लू जिंगली के आश्चर्य के समान था जब उसने अपने भाई को लाल कपड़े पहने देखा था। हे भगवान, दूसरे गुरु, आप वापस आ गए। आप कब लौटे? हे भगवान, आपके पहनावे से मेरी आंखें अंधी होने वाली हैं। भले ही आपको पता हो कि आप सुंदर हैं, आप इस तरह से सौंदर्य शास्त्र की सीमाओं को चुनौती नहीं दे सकते। और आप ऐसे क्यों दिख रहे हैं जैसे आपकी आत्मा ने आपको छोड़ दिया है? द्वीप पर बहुत सारी हॉट लड़कियां हैं,